हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अनिल मोहन की देवराज चौहान और मोना चौधरी सीरीज़ में एक और नॉवेल जिसका नाम है पहली चोट। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस नॉवेल को। पहली चोट। देवराज चौहान और मोना चौधरी एक साथ। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, फिर सड़क पार छोटे से बंगले को देखने लगे। उनकी जेबों में रिवॉल्वर मौजूद थे। एक का हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर ही रखा था कि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन रिवॉल्वर निकालकर उसका इस्तेमाल किया जा सके। शाम के 4 बज चुके थे। वे दोनों दोपहर 1 बजे से उस बंगले की निगरानी पर थे। तो खबर पक्की लाया ना कि बंसीलाल इसी बंगले में ही है, एक ने पूछा। हाँ, यह बंगला उसकी महबूबा का है, दूसरे ने विश्वास भरे स्वर में कहा। वो अक्सर यहाँ आता रहता है, कभी रात भर रुकता है तो कभी कुछ घंटे बिताकर चला जाता है। आज सुबह 10 बजे वो इस बंगले पर आया था। बंसीलाल के आदमी ने ही मुझे खबर दी है। वो आदमी मेरा खास यार है। हम्म। उसकी निगाह पुनः बंगले पर जा टिकी। निशाना लगाने में चूकना मत, शाम हो रही है। वो कभी भी बाहर आ, मेरा निशाना आज तक नहीं चूका, कहते हुए उसके दांत भिज गए। तभी फुटपाथ पर से गुजरते एकाएक 3 आदमी उनके पास टिटके और उन्हें घेरे में लेने वाले अंदाज में खड़े हो गए। दोनों की निगाह फौरन तीनों पर गई। रिवॉल्वर जेबों से बाहर निकालने की चेष्टा मत करना, एक ने खतरनाक स्वर में कहा। रिवॉल्वर पर रखा हाथ जेब से बाहर निकाल लो, खबरदार, कोई चालाकी नहीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक ने जेब से अपना हाथ बाहर निकाल लिया। एकाएक वहाँ अजीब सा तनाव भरा माहौल उठ खड़ा हुआ था। तो बंसी भाई के बाहर निकलने का इंतज़ार हो रहा है, इस बार तीनों में से दूसरा बोला। निशाना बनाओगे बंसी भाई को? तीसरे की आवाज़ में दरिंदगी के भाव उभरे हुए थे। तुम्हें कैसे मालूम? दोनों में से एक के होंठों से हैरानी भरा स्वर निकला। बच्चे। उसने रिवॉल्वर निकालकर इस तरह हथेली में छिपा ली कि राह चलता आसानी से उसकी भनक ना पा सके। दोनों ने देखा कि रिवॉल्वर पर साइलेंसर भी लगा है। हमें सब मालूम रहता है, तुम जैसों की गर्दनें तोड़ना ही हमारा काम है। तुमने हमारे ही आदमी से मालूम किया कि बंसी भाई कहाँ है। उसी ने बंसी भाई को खबर दी कि 2 हरामी उसका निशाना लेने वाले हैं। ओह, तूने तो कहा था वो तेरा खास यार है। उसने अपने साथी को खा जाने वाली नज़रों से घूरा। उससे कुछ कहते ना बना। ये बातें बाद में कर लेना, रिवॉल्वर वाला दांत बीच कर बोला। अगर बचना चाहते हो तो हमारी बात का जवाब दो। क्या? किसके कहने पर बंसी भाई की हत्या करने जा रहे थे? तुम लोगों की अपनी दुश्मनी तो बंसी भाई से होने से रही। दोनों चुप एक दूसरे को देखकर रह गए। तभी साइलेंसर लगी, एक और रिवॉल्वर निकल आई। इस बार रिवॉल्वर छिपाने की चेष्टा नहीं की गई। रिवॉल्वर निकालने वाले के चेहरे पर मौत के भाव नाच उठे थे। हमारे पास फालतू का वक्त नहीं है कि तुम लोगों के चेहरे देखते रहें। आवाज़ में खूंखारता के भाव थे। एक मौका दिया था तुम लोगों को जीने का, कि हमारी बात का जवाब देकर जिंदा बच सकते। छोड़ो। तीसरा दांत भींच कर बोला। हमें कुछ नहीं पूछना, इससे शूट करो। कोई ऊपर से आएगा तो खामा मुसीबत। नहीं, हमें मत मारो, एक ने घबरा कर कहा। हम बता देते हैं कि थापड़ साहब ने बंसीलाल को ख़त्म करने के लिए कहा था, दूसरा जल्दी से बोला। थापड़ साहब? तीनों की निगाहें आपस में मिली। थापड़ समूह के मालिक? अखबारों में भी बड़े उद्योगपति के तौर पर उनका नाम आता है। गुड। फिर तो हम थापर की पहचान करना कठिन काम नहीं, तीसरे ने क्रूरता से कहा। चलो यहाँ से। तभी एक के साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से कम आवाज़ के साथ कुछ शोले निकले और उन दोनों के शरीरों में समाते चले गए। उन्हें चीखने समझने का भी मौका नहीं मिला और नीचे गिरते ही वो खत्म हो गए। इसके साथ ही तीनों पलटे और कुछ दूर खड़ी कार की तरफ तेजी से बढ़ गए। बंसीलाल। छरेरी बदन, लंबा कद, होंठों पर बारीक सी मूछें, पाँव में हमेशा जूते पहने रहने की आदत, पैंट और ऊपर ढीली सी झूलती कमीज जिसके 2 बटन हमेशा खुले रहते, छोटे छोटे बाल, गले में सोने की भारी चेन और कलाई में सोने का कड़ा डाले रहता था। उम्र 30 बरस। बचपन से ही गुनाह की गलियां उसका रास्ता थी। बदमाशों से, भाई लोगों से कैसे बातें करनी है या पुलिस को कैसे संभालना है, सारे लटके झटके उसने तभी सीख लिए थे जब वैसे 15 बरस का था। 20 बरस की उम्र तक वो एक बड़े इलाके में दबदबा कायम कर चुका था। उसके इलाके में कई तरह के धंधे होते थे। पुलिस को हफ्ता और महीना भर संभाल कर रखा था। 25 बरस की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बंसीलाल तगड़ा गैंगस्टर बन चुका था। उसके गैंग से टकराने से पहले बड़े से बड़ा दादा भी एक बार सोचता था। और ऐसे हीरों के असली कद्रदान होते हैं देश के नेता, जिन्हें कि देश के पहिए कहा जाता है।
जिन्हें कुर्सी पाने के लिए दूसरे नेता को कत्ल करवाना पड़ता है कि वो कुर्सी का हकदार न बन जाए, चुनावों में उसकी जीत न हो जाए, जनता में इतनी दहशत फैला दी जाए कि लोग वोट तो दें परंतु उनके इशारे पर। यह राह बंसीलाल को बहुत आसान लगी। खतरा भी कम और नोट ही नोट। 2-4 सालों में एक बार या फिर बीच में भी कभी कभी नेताओं का काम किया और बाकी के साल ठाठ से नोट बराबर मिलते रहते थे नेताओं से। नेता लोग किसी लफड़े में फंसे तो वो हाजिर, और अगर वो कोई बड़ा कांड कर दें तो नेता भाई उसे बचा लेते। मज़े से गाड़ी चल रही थी बंसीलाल की। शायद ही कोई दूसरा गैंग रहा होगा जो उससे ज़्यादा ताकतवर हो शहर में, वरना उसके नाम का ही सिक्का चलता था। बंसीलाल का ड्रग्स का धंधा चलता था, हत्याओं के ठेके वो लेता था। इसके अलावा जैसा भी काम मिल जाए, नोट भारी होने चाहिए। बंसीलाल की उम्र और सामान्य रहन सहन देखकर कोई भी सोच नहीं सकता था कि वो खतरनाक गैंग का लीडर भी हो सकता है। बंसीलाल ने सिगरेट सुलगाई और सामने मौजूद तीनों व्यक्तियों को देखा। वो इस वक्त सजे सजाए शानदार कमरे में था। उनकी बातें सुनने के बाद कुछ देर खामोश रहा, फिर सिर के छोटे छोटे बालों पर हाथ फेरकर शांत स्वर में क्या उठा। थापर। थापर समूह का मालिक। हाँ, नाम सुना है इसका। यह नाम साल 2 साल से सुनने में आ रहा है। मोटी पार्टी है। बंसीलाल ने सिर से हाथ हटाया और पुनः तीनों को देखा। लेकिन इसे मेरे से क्या दुश्मनी हो गई जो मेरी जान लेने के लिए आदमी भेज दिए? क्यों, हम क्या इसके दरवाजे के सामने से निकले क्या? नहीं, एक ने कहा। थापर का हमसे कभी कोई वास्ता नहीं रहा। वास्ता तो है, बंसीलाल मुस्कुराया। वो कैसे? बंसीलाल की मुस्कान और भी गहरी हो गई। थापर समूह का मालिक इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि मेरी गर्दन पर हाथ डाल दे। ये तो पक्का है कि ये तो पक्का है कि जाने अनजाने में मेरा पाँव थापर की पूंछ पर अवश्य पड़ा। तभी तो ये मालूम कर लूँगा कि थापर क्यों आपकी जान। नहीं, बिल्कुल नहीं। बंसीलाल ने फौरन सिर हिलाया। मामले को लंबा खींचने से क्या फ़ायदा? हमें इससे क्या कि थापर को हमने कहाँ चोट दी। हमारे काम तो चलते ही रहते हैं। तो क्या करें? मालूम करो थापर कहाँ मिलता है और मौका मिलते ही गोली मार दो। बंसीलाल के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में लाली भर आई। ये काम जल्दी करना, कहीं इस बार थापर मुझ पर बड़ा हमला न करवा दे। रात के 11 बज रहे थे। वो मुंबई का शांत इलाका था। इधर बहुत कम वाहन निकल रहे थे। वो पुरानी सी कार थी। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उस कार को दुरुस्त करने के लिए मैकेनिक ने बहुत मेहनत की होगी। वो 40 से ज़्यादा की रफ्तार से नहीं चल पा रही थी। उसकी हेडलाइटें भी इतनी मध्यम सी थीं कि वो रास्ता दिखाने का काम न करके सिर्फ ट्रैफिक वालों के चालान से बचा रही थी। उस कार ने एक मोड़ काटा और कुछ आगे जाकर रुक गई। कार का इंजन भी बंद हो गया और हेडलाइट भी ऑफ हो गई। यह सुनसान सी सड़क लग रही थी। कुछ पल चुप्पी सी छाई रही। फिर कार का पिछला वाला दरवाज़ा खुला और काला सूट पहने एक व्यक्ति सतर्क से अंदाज में बाहर निकला। रिवॉल्वर अपने हाथ में दबा रखी थी। कार की आगे वाली सीट से गन की बैरल नजर आने लगी। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। फिर वो व्यक्ति पलट कर खिड़की के पास झुककर बोला, बाहर आ जाइए थापर साहब, मेरे ख्याल से कोई खतरा नहीं। राजा राम को आने दो, आगे बैठा व्यक्ति कह उठा। हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। उसके बीच खामोशी छा गई। तभी कार में बैठे थापर की आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खोलो। लेकिन थापर साहब, आगे बैठा व्यक्ति कह उठा, इस तरह डरने से काम नहीं चलेगा। हम लोग हैं, उधर राजा राम है। बाहर खड़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला तो थापर बाहर आ गया। एक कार के पास ही रहे, थापर ने कहा, बाकी दोनों मेरे साथ आओ। फौरन दरवाज़ा खुला और गन थामे एक व्यक्ति बाहर निकल आया। कार ड्राइव करने वाला कार में ही बैठा रहा। थापर दोनों के साथ आगे बढ़ गया। रात के अंधेरे में उनके कदमों की मध्यम सी आवाज़ गूंज रही थी। तभी रिवॉल्वर वाला फुर्ती से घूमा और चंद कदमों के फासले पर उसे कोई नजर आया। हिल्ला मत, वो गुर्राया, वहीं खड़े रहो वरना। थापर और गनवाला भी तेजी से घूमे। मैं हूँ राजा राम। चंद कदमों के फासले पर मौजूद व्यक्ति जल्दी से बोला, गोली मत चलाना। उभरा तनाव एकाएक कम हो गया। राजा राम पास आया तो थापर गंभीर स्वर में बोला, किधर? उधर गली है, आइए। वो लोग राजा राम के साथ गली के मोड़ पर पहुंचे। गन वाला और रिवॉल्वर वाला गली के बाहर ही रुक गए। थापर राजा राम के साथ गली में प्रवेश कर गया। बड़ी बड़ी इमारतों की तंग गली में उनके जूतों की मध्यम सी आवाज़ें गूंज रही थीं। 25-30 कदम चलकर वो धीमे हो गए। गली की दीवार के साथ अंधेरे में एक व्यक्ति खड़ा नजर आया। उसके पास पहुंचकर दोनों ठिठके, टॉर्च। राजा राम की आवाज़ में गंभीरता थी। तभी उस व्यक्ति के हाथ में दबी टॉर्च रोशन हुई और लाइट पास ही मौजूद दो लोगों पर पड़ी। एक के शरीर में 3 गोलियां लगी नजर आ रही थी, दूसरे की छाती में 2। थापर के दांत भिज गए। गुस्से से भर उठा वो, टॉर्च बंद करो। थापर के होठों से कठोर स्वर निकला। रोशनी बंद हो गई। कैसे हुआ ये सब? थापर ने अंधेरे में राजा राम को देखा।
ये दोनों बंसीलाल को खत्म करने गए थे, राजा राम ने गंभीरता से कहा। लेकिन जाने कैसे बंसीलाल के आदमियों की नज़र में आ गए, उन्होंने इन्हें ख़त्म कर दिया। यह अच्छा रहा कि इनकी हत्या होने की खबर मुझे उसी वक्त मिल गई और मेरे भेजे आदमियों ने पुलिस आने से पहले ही लाशों को फ़ौरन उठवा लिया। पक्का है कि इन्हें बंसीलाल के आदमियों ने ही मारा है? हाँ थापर साहब, राजा राम बोला। यह बात शाम को पक्के तौर पर मैंने मालूम की थी। बहुत बड़ी हिम्मत दिखा रहा है बंसीलाल, वो खतरनाक गैंगस्टर है, राजा राम गंभीर स्वर में बोला। थापर साहब ने जवाब में कुछ नहीं कहा। कई नेताओं का वो खास है, ये बातें मुझे मत बताओ, थापर ने सख्त स्वर में कहा। इन लाशों को पुलिस की नज़रों में नहीं आना चाहिए। ये मेरे आदमी हैं, ये बात आम हो सकती है कि जो इन दोनों ठीक नहीं। मेरे बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, इनके घर वालों को समझा देना और साथ में 10-10 लाख रुपया दे देना। ठीक है, रुपया कब देंगे ताकि बाकेलाल राठौर से ले लो? जी। थापड़ जाने को हुआ कि राजा राम ने गंभीर स्वर में कहा, थापड़ साहब, मरने से पहले इन लोगों ने बंसीलाल के आदमी को बता दिया था कि आपके कहने पर बंसीलाल की हत्या कर रहे हैं। पहले ये बात बंसीलाल नहीं जानता था। तुम कहना क्या चाहते हो? थापर ने शब्दों को चबाकर कहा। बंसीलाल वास्तव में बहुत खतरनाक आदमी है, वो चुप नहीं बैठेगा, राजा राम बोला। इस बात का मुझे एहसास हो चुका है कि वो चुप नहीं बैठेगा, थापर ने ठंडे स्वर में कहा। और मैं भी चुप नहीं बैठ सकता। दिव्या के पिता से मैंने बंसीलाल को ख़त्म करने का वायदा किया। बंसीलाल के आदमी खुलेआम सड़क पर गोलियां चलाने का हौसला रखते हैं, उसके पीछे सियासत की ताकत है, जबकि आप अपने आदमियों को इस तरह गोलियां चलाने का आदेश नहीं दे सकते। आपका रुतबा है शहर में। तुम्हें जो कहा है वो करो राजा राम, बंसीलाल के बारे में मैं देख लूंगा कि क्या करना है, पहले वाले स्वर में कहते हुए थापर पलटा और आगे बढ़ गया। राजा राम के कानों में रात के शांत माहौल में थापर के जूतों की ठक ठक पड़ती रही। अगले दिन सुबह 9 बजे लंबी विदेशी कार को वर्दी पहने ड्राइवर चला रहा था। बगल में गन थामे गनमैन मौजूद था। पीछे वाली सीट पर थापर था और उसके दाएं बाएं 2 व्यक्ति बैठे थे। कार सामान्य रफ्तार से भीड़ बड़ी सड़क पर आगे बढ़ रही थी। सर, एक व्यक्ति खुली फाइल घुटनों पर रखे क्या उठा। पिछले पहले 6 महीने इस फैक्ट्री से हमें 70 लाख का प्रॉफिट मिला और दूसरे 6 महीनों में यही फ़ायदा 90 लाख तक जा पहुंचा। वजह? थापर के होंठों से शांत स्वर निकला। सर, हमारी फैक्ट्री में बना माल मार्केट में अपनी पकड़ बना गया। हर कोई हमारा ब्रांडी खरीदना चाहता है। कई नए डिस्ट्रीब्यूटर सामने आ रहे हैं। वो पुनः क्या उठा। दरअसल आपके कहे मुताबिक फैक्ट्री में बनने वाला माल बढ़िया रखा गया और हमने अपना मार्जिन कम रखा। बढ़िया माल होने की वजह से हमारा माल मार्केट में भी जगह बना पाया। हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ी। फ़ौरन हमने हर जगह अपने ही ब्रांड का माल फैला दिया कि ग्राहक को हर जगह वही नज़र आए। एक बार लें, इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए हमारा पक्का ग्राहक बन जाए। ऐसा ही हुआ सर। गुड। भविष्य में भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमारे ब्रांड की गुणवत्ता कम ना हो। श्योर सर। हम यही वो वक्त था कि एकाएक कार पर गोलियों की बरसात होने लगी। थापर फुर्ती से नीचे झुकता हुआ फुटबोर्ड पर सीट के साथ उकड़ू सा बैठता चला गया। उसके दाएं बाएं बैठे व्यक्तियों की तेज चीखें गूंजी। वो गोलियों से छलनी हो गए। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक मारे। कार तीव्र झटके के साथ रुकी। गनमैन ने उस नीली कार को देख लिया था जो बगल में चल रही थी और उसके पीछे वाली खिड़की से झांकती नाल से गोलियां निकली थी। उसने तुरंत ड्राइवर को नीचे किया और कार की तरफ गन करके गोलियां चलाने ही वाला था कि वो नीली कार रफ्तार पकड़कर दूसरी दूसर होती चली गई। जल्दी उस कार के पीछे चलो, गनमैन दांत भींच कर क्या उठा। तभी थापर सीधा होता हुआ बोला, कार के पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। थापर का चेहरा सुलग रहा था। लेकिन सर, चुप रहो। किसी तरह थापर बाहर निकला। ड्राइवर और गनमैन भी बाहर निकल आए थे। ड्राइवर के चेहरे पर घबराहट थी, जबकि गनमैन रह रहकर दांत भींच रहा था। थापर ने सिगरेट सुलगाई और कश लिया। वो लोग वास्तव में बहुत अच्छे निशानेबाज थे। थापर की आवाज़ में मौत के भाव थे। मैं समझा नहीं सर। गनमैन ने थापर को देखा। उनकी चलाई गोलियां सिर्फ पीछे वाली सीट पर ही लगी। हाथ बहका नहीं कि तुम लोगों को गोली लगती। वो मुझे शूट करना चाहते थे। अच्छे निशानेबाज भेजे गए थे मेरे लिए। थापर की आवाज़ में ठंडक थी। किन लोगों ने आपकी जान लेने की कोशिश की? गनमैन ने पूछा। जवाब में थापर दांत भींच कर रह गया। नजरें कार के पीछे वाली सीट पर मौजूद दोनों आदमियों की लाशों पर जा टिकी। नीचे ना झुक गया होता तो वो भी इस वक्त जिंदा ना होता। उनकी कार रुकने से ट्रैफिक जाम हो गया था। लोग कारों से बाहर निकलने शुरू हो गए थे। हर कोई कैसे जान लेना चाहता था हर कोई जैसे जान लेना चाहता था कि गोलियां कैसे चली, किसने किसे लगी, कितने मरे। तभी पुलिस कंट्रोल पेट्रोल कार का सायरन वहां गूंजने लगा। बाकेलाल राठौर ने थापर के सामने पहुंचकर मूंछ को बल दिया और आदर भरे स्वर में बोला, मारे को आप याद किए हो थापर साहब? थापर ने फाइल पर से निगाहें उठाकर उसे देखा कि मुस्कुराकर एक तब फाइल सरका दी। बैठो बाके। हुक्म?
बाकेलाल राठौर बैठता हुआ क्या उठा। तुमने मेरा आधे से ज़्यादा बिजनेस संभाल रखा है बाके, इतना विश्वास मैं किसी पर नहीं। बाके तो थारे वास्ते जान भी दे दियो। बाकेलाल राठौर मुस्कुराया। मारे को वो दिन न भूलो कि जब हम भूखो होवे, मारे पास रहने को ठिकानो ना होवे, तब आपने ही मारे को सहारा दियो। एवं हमारे पास बढ़िया घरों हो गए, गाड़ी हो गए, बैंक में पैसा। ये सब तो हमारी मेहनत है बाके। थापर क्या उठा। नहीं थापर साहब, हम तो थारो मेहरबानी मानियो। तब तो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए सीढ़ी का काम करता है, होता वही है जो भगवान चाहता है। सो बात तो हम भी मानो। मैंने तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाया जो हमारे बिजनेस से वास्ता नहीं रखता। बाकेलाल राठौर ने थापर को देखा और चेहरे पर गंभीरता आ गई। हुक्म। देवराज चौहान अपने बंगले पर नहीं है, जगमोहन भी नहीं है। तब हो तो वो दोनों अपने कामों में बिजी हो। वो मुझे उनकी ज़रूरत है, फ़ौरन मालूम करो वो कहाँ है। मैं देवराज चौहान से बात करना चाहता हूँ। बाकेलाल राठौर का हाथ अपनी मूछ पर पहुंचा और उसने थापर की आंखों में झांका। थापर साहब, मारे को मालूम होवे कि मामलों का होगे। आपो को हुक्म नहीं मिलो तो हम चुप रहा। पढ़ इब तो पाड़ी सिरों के पार हो गए। मारे को हुक्म करो, हम बंसीलाल की बंसी। बाके, थापर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम हालातों को नहीं समझ रहे हो। हालातों ठीक होवे तब मारे को हुक्म दो, शाम तक बंसीलाल। बाके, थापर के स्वर में हल्की सी सख्ती आ गई। हुक्म। मैंने तुम्हें देवराज चौहान को तलाश करने को कहा है। यह हुक्म तो बच गयो, पर मारे को यह समझना आवे कि मारे होते हुए देवराज चौहान की क्या जरूरत होवे। वो छोरा भी तो होवे। आपड़ो साथ रुस्तम राव, हम दोनों मिलकर बंसीलाल को वड़ देंगे। कहते हुए बाकेलाल राठौर का चेहरा आवेश में सुलग उठा था। थापर ने गहरी सांस ली और फिर कह उठा, मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। वैसे सारे हालातों से तुम वाकिफ़ ही हो। शहर भर में मेरा नाम चढ़ते हुए उद्योगपतियों की गिनती में आ चुका है। इधर मैं जापान की कंपनी के साथ मिलकर मुंबई में प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ। लगभग काम पूरा हो चुका है। ऐसे में किसी उल्टे मामले में मेरा नाम जुड़ना ठीक नहीं। तुम्हारा और रुस्तर राव का नाम भी मेरे से अलग नहीं है। बंसीलाल को लेकर मैं अपनी बरसों की मेहनत खराब नहीं करना चाहता। कितनी कोशिश के बाद मैं शहर में अपनी शराफत की छवि बनाने में कामयाब हो पा रहा हूँ। बाकेलाल राठौर ने हौले से सिर हिलाया और सोच में डूबा मूंछों पर हाथ फेरने लगा। ये वक्त मेरे बहुत ही संभल कर चलने का है। बात तो थारी जमे हो मारे को। हम इस काम को हाथों डालो तो हमारी इज्जत की मिट्टी में मिलो हो। हाँ, और देवराज चौहान ये सारा मामला संभाल लेगा। किसी को मालूम भी नहीं होगा कि हम समझो, सब ही समझ गए। तो जल्दी से मालूम करो कि देवराज चौहान कहाँ है, और हम भी मालूम करो हो। बाकेलाल राठौर उठता हुआ बोला, यो मारे देवराज चौहान का कोई ठिकानों भी तो ना होवे। उसे बंगलों के अलावा दूसरा हम छोरे को भी इसी काम पर लगाओ। बाकेलाल राठौर थापर के ऑफिस से निकला और गैलरी में चंद कदम आगे जाने के पश्चात आया। दरवाज़ा खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। यह सजा सजाया उसी का ऑफिस था। वो टेबल के पीछे मौजूद शानदार चेयर पर बैठा और रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया कि बेल बज उठी। हेलो। बाकेलाल राठौर ने रिसीवर कान से लगाया। बाके साहब का तिवारी हो? हाँ बाके साहब। दूसरी तरफ से आता स्वर उसके कानों में पड़ा। मुझे लगता है मुसीबत आ रही है। थारे को कभी चैन भी हो क्या? ज्ञानचंद कहता है कि फैक्ट्री में वो हड़ताल करा देगा। क्यों? उसके बापों की फैक्ट्री होवे का? हम उससे तनख्वाह पाओ का? वो कहता है मेरी 3,000 तनख्वाह बढ़ा दी जाए। ऐसा वो इसलिए कहता है कि लेबर स्टाफ पर उसकी पकड़ है। वो ऐसा करवा भी सकता है बाकी साहब। मारी सुनो तुम। बाकेलाल राठौर का हाथ अपनी मूछ पर पहुंच गया। ज्ञानचंद के साथों साथों उसो की बीवी, साली और साली के आदमी को नौकरी से निकाल दो। पूरी हिसाब कर दियो हरामी का। लात मारकर फैक्ट्री के फाटक से बाहर को खड़ा कर उसे और बोल, नाचो ले जितना मन चाहे। उसका चक्कर साली के साथ भी है। यह बात उसो की बीवी के कान में डाल दियो। पढ़ पहले ज्ञानचंद के कानों में बात जरूर डालियो। मारे को पक्को पता होवे कि वो ये सब सुनकर ही सीधो हो जाए। कहने के साथ ही बाकेलाल राठौर ने लाइन काटी और नंबर डायल किया। लाइन मिली। रुस्तम राव की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो छोरे। बाकेलाल राठौर ने मूछे उमेटी। का मरो पड़ो हो तू? बाप, आपन तो तेरे फ़ोन की वेट करेला है। तू किधर को है? नज़र नहीं आएला बहुत दिन से। थारे को सैकड़ों बार बोलो हूँ तुम्हारे को बाप मत बोलो। मारा ब्याह नहीं हो वो तो हम बाप कैसे बन गयो? वो हमारी गुरदासपुर वाली सुन लो तो बहुत दुखी हो जाए कि हम बाप बनो हो। आप उनको तो सब बाप ही होएला बाप। तू बोल, इधर क्यों फ़ोन क्यों मारा? बिजी हूँ। छोरे, मारे को अकड़ मत दिखायो। हम थारे को पुट्ठा लटका दियो। तम बिजी होवो तो क्या हम बैठ के माखियाँ मारे हों? बाकेलाल राठौर का सर तीखा हो गया। कपाड़ खोदो हो हम तम। थापर साहब ने आप उनको वो प्लॉट खाली कराने को बोला है जिधर अफजल भाई कब्जा करेला है।
फोन पे बैठा अफजल भाई का इंतजार करेला है बाप। आज मामला नक्की होएला पक्का। छोरे, बाकेलाल राठौर ने गंभीर स्वर में कहा। थापर साहब का ही बहुत जरूरी काम हो होवे, हम भी करना है। कुछ पलों की चुप्पी के बाद रुस्तम राव की आवाज़ आई। बाप, बंसीलाल का मामला होएला क्या? तू तो सब जानो हो छोरे। बाकेलाल राठौर के गंभीर चेहरे पर मुस्कान उभरी। इधर उधर भी नजर रखना मांगेला बाप, आप उन सीधा नहीं देखेला। रुस्तम राव के आने वाले स्वर में गंभीरता थी। बंसीलाल ने थापर साहब की जान लेने की कोशिश किएला। थापर साहब किस्मत से बचेला है। पूरी खबर पर आप उनका नजर होएला। आज ही उसे खल्लास करने का। आखिरी शब्दों में रुस्तम राव के खतरनाक भाव मचल उठे। बाकेलाल राठौर जानता था कि वो बिल्लौरी आंखों वाला मासूम गोरा चिट्टा सा दिखने वाला छोकरा कितना जालिम है। वक्त आने पर हाथी तक को हरा देने का दम रखता है। छोरे, थारे को कुछ नहीं करना। थापर साहब का हुक्म होवे हो। थापर साहब की मजबूरी होवे कि इसो मामलों में हाथ पे हाथ रखो कर बैठने का। आपन नहीं समझेला बात को। मन ने तो मामला थारे कानों में डालो, जब काम की बात भेजे में डालो आयो। थापर साहब को देवराज चौहान की सख्त जरूरत होगी। वो चाहे हो कि ये मामला देवराज चौहान ही निपटोई। वो अपने बंगलों पर नहीं होगे, जगमोहन भी नहीं होगे। तम देखो दोनों कहाँ हुए। देवराज चौहान को ढूंढना तो बहुत प्रॉब्लम हुई बाप। रुस्तम राव की आवाज़ आई। मारे को कुछ पता नहीं होवे थारी प्रॉब्लम के बारे में। हम तो देवराज चौहान को ढूंढने वास्ते यहाँ से निकलो। तम भी ये करो, जो भी खबर हो वो थावर साहब को ही दो, मारे को नहीं। कहने के साथ ही बाकेलाल राठौर ने रिसीवर रखा और होठ पीछे उठ खड़ा हुआ। गोवा के सी व्यू होटल की 5वीं मंजिल पर स्थित कमरे की खुली खिड़की पर खड़ा जगमोहन धूप उन जोड़ों के उत्साह को कम नहीं कर पा रही थी। जगमोहन ने बीच पर से निगाह उठाकर दूर तक फैले समंदर पर निगाह मारी। हर तरफ नीला नीला पानी ही नजर आ रहा था। दूर, बहुत दूर एक जहाज और कई स्टीमर, छोटी नौकाएं पास दूर पानी में नजर आ रही थी। उन पर मौजूद लोग समंदर की सैर का मजा ले रहे थे। जगमोहन वहां से हटा और कमरे में टहलता हुआ दाईं तरफ की खुली खिड़की पर आ खड़ा हुआ। वहां से होटल का प्रवेश गेट और पोर्च स्पष्ट नजर आ रहा था। उस खिड़की पर रुकते ही जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। माथे पर बल नजर आने लगे। उसके देखते ही देखते पोर्च में कार रुकी और कार से बाहर निकलने वाले को पहचानने में वो कभी भी धोखा नहीं खा सकता था। वो थापर था। थापर, जो कभी मामूली चोर जेब कतरा हुआ करता था, लेकिन देवराज चौहान के साथ मंगोलिया से लौटा था तो पास में बेशुमार दौलत थी। उसी दौलत के दम पर उसने खुद को मुंबई में स्थापित किया। पहले तो उसने ड्रग्स के काम में हाथ डाला, परंतु देवराज चौहान के मना करने पर उसने ये काम छोड़ दिया और शरीफों की तरह फैक्ट्री खोली। चंद ही सालों में तरक्की की और अब वो जापानी कंपनी के साथ मिलकर हिंदुस्तान में मिल लगा रहा था। और भी उसके कई बिजनेस थे। मुंबई का जाना पहचाना इज्जतदार नाम था थापर का। थापर, यहाँ इस होटल में, गोवा में, और वो भी अकेला। थापर के अलावा उसने कार से किसी को बाहर निकलते नहीं देखा था। थापर के बाहर निकलते ही कार पार्किंग की तरफ बढ़ गई थी और थापर होटल के भीतर प्रवेश कर गया था। जगमोहन सोच के भाव चेहरे पर समेटे हुए कुछ पल खिड़की पर ही खड़ा रहा। फिर वहां से हटा और छोटी सी तिपाई पर मौजूद इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर बगल वाले कमरे का नंबर मंगवाया। तुरंत ही रिसीवर उठाया गया। नगीना की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हेलो भाभी, जगमोहन बोला। देवराज चौहान से बात कराना। थापर और नगीना के बारे में जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन के देवराज चौहान सीरीज के पूर्व प्रकाशित 2 उपन्यास ज्वालामुखी एवं खूंखार, जो अभी चैनल पर उपलब्ध नहीं है लेकिन जल्दी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। दूसरे ही पल देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। कहो, थापर अभी अभी होटल में आया है? थापर? हाँ, मेरे ख्याल में वो अकेला है। उसके साथ उसका कोई गनमैन नहीं है, जबकि उसके कई दुश्मन हैं। देवराज चौहान की तरफ से आवाज़ नहीं आई। तुमने तो उसे यहाँ नहीं बुलाया होगा, जगमोहन बोला। नहीं, थापर से मेरी बात हुए 2 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। देवराज चौहान की आवाज़ सुनाई दी। हो सकता है वो अकेले ही किसी काम की खातिर यहाँ आया हो, जगमोहन ने कहा। अवश्य हो सकता है। तुम कमरे से बाहर निकलकर थापर को देखो। ठीक है। इसके साथ ही जगमोहन ने रिसीवर रखा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। डोर बेल बजने पर देवराज चौहान ने दरवाज़ा खोला तो सामने थापर को खड़े पाया। कुछ देर पहले ही जगमोहन ने थापर के बारे में खबर दी थी। देवराज चौहान को जरा भी आशा नहीं थी कि थापर होटल में सीधा उसके पास आएगा। यकीनन कोई खास बात है। देवराज चौहान मनी मन सतर्क हुए चेहरे पर मुस्कान ले आया। तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी हुई थापर? देवराज चौहान ने उसे रास्ता देते हुए कहा। क्या उठा? हैरानी की कोई बात नहीं, थापर शांत भाव में हंसा। कल देर रात मुझे खबर मिली कि तुम यहाँ हो, मैं आ गया। खबर मिली? देवराज चौहान के होठ सिकुड़े। मतलब कि मैंने अपने चंद खास आदमी को तुम्हारे बारे में पता करने को कह रखा था। तुम 5 दिन से मुंबई में नहीं हो। रात मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर हो। थापर के होठों पर मुस्कान थी। देवराज चौहान ने थापर की आंखों में झांका। भीतर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? नगीना भाभी भीतर है।
अगर होटल के रेस्टोरेंट में चले तो नगीना के सामने तुम कैसी बात कर सकते हो? वो तुम्हारे लिए अनजान नहीं है। थापर भीतर प्रवेश कर गया। देवराज चौहान ने दरवाज़ा बंद किया। कमरे के बीचों बीच ही चांद जैसी खूबसूरती के साथ नगीना खड़ी थी। कमर तक लहराते खुले लंबे बाल, कमीज सलवार पहन रखी थी। दुपट्टा बहुत ही अच्छे ढंग से ले रखा था। माथे पर बिंदिया, होठों पर गहरी लिपस्टिक। लेकिन थापड़ जानता था कि जोधा सिंह जैसे इंसान की बेटी नगीना कितनी खतरनाक लड़ाका है। मंगोलिया की धरती पर नगीना के जौहर थापर अपनी आंखों से देख चुका था। नमस्कार भाभी, थापर ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहा। नमस्ते भैया, नगीना ने भी हाथ जोड़े। सालों के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है। हाँ भाभी, मंगोलिया से निकलने के बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। थापर ने आदर भरे स्वर में कहा। मुलाकात का ऐसा कभी इत्तेफाक ही पैदा नहीं हुआ। आपको देखते ही मंगोलिया की यादें एक बार फिर मेरे मस्तिष्क में ताज़ा होने लगी। नगीना ने मुस्कुराकर कहा। बैठिए बैठिए भैया, आप खड़े क्यों हैं? थापर आगे बढ़कर सोफा चेयर पर बैठ गया। देवराज चौहान भी बैठा और नगीना से कहा, रूम सर्विस में चाय कॉफ़ी के लिए जी। कहते हुए नगीना इंटरकॉम की तरफ बढ़ गई। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। इस दौरान निगाहें थापर पर ही रहीं। इस तरह मुझे आया पाकर तुम्हें हैरानी अवश्य हो रही होगी देवराज चौहान, थापर ने गंभीर स्वर में कहा। अब नहीं हो रही, लेकिन पहले हुई थी। देवराज चौहान का स्वर शांत था। तुम बता चुके हो कि तुमने मेरी तलाश करवाई, तो तुम्हें मालूम हुआ मैं यहाँ हूँ। जाहिर है कि मेरे से कोई खास काम ही होगा। हाँ, थापर ने गहरी सांस ली। नगीना भी वहाँ पहुँचकर कुर्सी पर बैठ चुकी थी। जब तुम्हें मालूम हो गया था कि मैं इस होटल में हूँ तो फ़ोन पर ही बात कर। ये फ़ोन वाली बात नहीं है। थापर की निगाहें देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। एक आदमी को ख़त्म करना है। थापर के होठ भिसते चले गए। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। नगीना गंभीर नजर आने लगी। तुम्हारे लिए तो ये कोई बड़ा काम नहीं। देवराज चौहान ने थापर की आंखों में देखा। इस मामले में मैं अब तक अपने 4 आदमी गंवा चुका हूँ, थापर ने उसी लहजे में कहा। बाके या रुस्तम राव को मैं इस मामले में नहीं डालना चाहता कि कोई गड़बड़ हो जाए, क्योंकि इन दिनों जापान के लोगों के साथ मुंबई में मिल लगा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि अखबारों में मेरा नाम किसी भी वजह से आए। मेरा मिल वाला प्रोजेक्ट रुक गया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। असल बात क्या है? देवराज चौहान गंभीर था। बंसीलाल नाम के आदमी ने मेरे खास कर्मचारी की बेटी का अपहरण किया और कई दिनों तक उसके साथ बलात्कार करता रहा। एक दिन मौका पाकर वो बंसीलाल की कैद से भाग निकली, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकी और उसे गोलियों से भून दिया गया। कहते हुए थापर का चेहरा गुस्से से भर उठा था। पुलिस ने उसकी लाश को खास गंभीरता से नहीं लिया, मामला रफा दफा कर दिया। जब बात मुझ तक पहुंची तो मैंने अपने तौर पर मामले की छानबीन कराई। बंसीलाल का नाम सामने आया। ऐसे में मैंने दिव्या के पिता से वायदा किया कि उसकी बेटी के हत्यारे को ख़त्म करवा दूंगा। इस काम के लिए मैंने अपने 2 निशानेबाज लगा दिए, बंसीलाल को ख़त्म करने के लिए। दूसरे ही दिन उन दोनों निशानेबाजों की हत्या कर दी गई और अगले दिन मुझ पर जानलेवा हमला हुआ। मेरे साथ कार में मौजूद दोनों व्यक्ति गोलियों से छलनी हो गए, लेकिन मैं बच गया। 4 आदमियों को बंसीलाल ने ख़त्म कर दिया। ऐसे में मैं खुलकर सामने आता हूं तो इस लड़ाई में मेरा नाम सामने आ सकता है, जिससे कि मेरे प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंच सकता है। देवराज चौहान ने कष्ट लिया। बंसीलाल की असलियत क्या है? आम आदमी यूँ 4 की हत्या नहीं कर सकता, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। कोई इतनी हिम्मत नहीं रख सकता कि किसी लड़की का अपहरण, बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर दे। बंसीलाल के बारे में मैंने मालूम किया, था पर विजय स्वर में बोला। वो शख्स है जो चुनावों के वक्त नेताओं की सहायता करता है, हत्याएं करता है और उनसे मोटा पैसा लेता है। कई नेताओं का हाथ उसकी पीठ पर रहता है। बंसीलाल के पास हत्यारों और बदमाशों की फौज जमा रहती है, मतलब कि वो कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखता है। तभी दरवाजे पर थपथपा उठी। नगीना उठी और आगे बढ़कर उसने दरवाज़ा खोला। वेटर ने ट्रे थाम रखी थी और देखते ही देखते वह भीतर प्रवेश कर गया। नगीना के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। वेटर स्पष्ट तौर पर घबराया नजर आ रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर एक व्यक्ति नजर आया। हाथ में रिवॉल्वर थाम रखी थी और आंखों में दरिंदगी के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। उसने नगीना की कमर से रिवॉल्वर लगा दी। भीतर चलो, वो दांत पीसते हुए बोला और नगीना को भीतर लाता चला गया। इसके साथ ही खुले दरवाजे पर दूसरा बदमाश दिखा। वो भी रिवॉल्वर थामे था। देवराज चौहान और थापर की कठोर निगाहें मिली। दरवाजे पर खड़े बदमाश एक कदम भीतर आया। उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा, तभी उसकी कमर पर ज़बरदस्त जूते की ठोकर पड़ी। वो हल्की सी चीख के साथ जोरों से लड़खड़ाता कमरे में गिरता चला गया। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। दरवाजे पर जगमोहन दिखाई दिया। वो चील की तरह झपटा और नीचे गिरे बदमाश को जकड़ लिया कि वो कोई भी हरकत न कर सके। उसी पर नगीना फुर्ती से घूमी और उसका घूंसा रिवॉल्वर वाले की कलाई पर पड़ा और दूसरा उसके चेहरे पर। वो चीखता हुआ सोफा चेयर पर बैठे देवराज चौहान पर गिरा। देवराज चौहान ने उसे नीचे गिराकर एक पाँव उसकी छाती पर रख लिया।
कमरे में गहरा सन्नाटा छा चुका था। वेटर ट्रे टेबल पर रख चुका था और वहीं खड़ा घबराया से कांप रहा था। दरवाज़ा बंद करो, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। वेटर ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया। ये तुम्हारे साथ साथ भीतर कैसे आ गए? देवराज चौहान की निगाह वेटर पर थी। मैं ट्रे में सामान लेकर दूसरे कमरे में सर्व करने जा रहा था। इन लोगों ने मेरी पीठ पर रिवॉल्वर लगा दी और कहा कि इस कमरे का दरवाज़ा खटखटाऊं और दरवाज़ा खोलते ही बिना रुके भीतर प्रवेश कर जाऊं। मैं मजबूर था सर, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं देवराज चौहान ने नीचे पड़े बदमाश को देखा जिस पर पाँव रखा था। उसके चेहरे पर घबराहट स्पष्ट नजर आ रही थी। वो बार बार सूखे होठों से जीभ फेर रहा था। किसके लिए काम करते हो? देवराज चौहान की आवाज़ में खतरनाक भाव थे। किसने भेजा है तुम्हें? बंसीलाल। वो जल्दी से घबराए सर में क्या उठा। थापर के दांत भिज गए। देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो गया। कहाँ से तुम पीछे हो? मुंबई से। थापर साहब के पीछे, वो जल्दी से बोला। क्यों? बंसीलाल थापर को खत्म करने को बोला। सबकी निगाह उस पर थी। जगमोहन ने दूसरे को फर्श पर ही नीचे दबा रखा था। देवराज चौहान ने वेटर को देखा। तुम्हारी रिपोर्ट करें या? सर, वेटर ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मैंने सच सच आपको बता दिया है कि क्या हुआ। आप मेरी रिपोर्ट करेंगे तो बेशक और कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरी नौकरी अवश्य चली जाएगी। ये दोनों टेबल पर रखा सामान किसी दूसरे रूम का ऑर्डर है। यस सर। सामान उठाओ, बाहर निकल जाओ। यहाँ जो भी हुआ इसका जिक्र किसी से नहीं करना। मैं क्यों कहूँगा सर? उसने राहत की सांस ली और टेबल की तरफ बढ़ा। हमारे जाने के बाद भी यहाँ कोई गड़बड़ देखने को मिले तो तुम हमारे बारे में किसी को नहीं बताओगे। बेटा ट्रे उठाकर ठटका। देवराज चौहान को देखा, उसके बाद सिर हिलाया। मैं समझ गया सर। उसने दोनों बदमाशों पर निगाह मारी। मैं आप लोगों में से किसी को भी नहीं जानता। इसके साथ ही वो बाहर निकल गया। नगीना ने आगे बढ़कर दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया। सबकी निगाह पुनः बदमाश पर टिकी। देवराज चौहान सोफा चेयर से उठा और सिर के बाल पकड़कर नीचे पड़े बदमाश को भी उठाया। मुंबई में बंसीलाल कहाँ मिलेगा? देवराज चौहान के सर में क्रूरता थी। मैं नहीं जानता। सच बताओ वरना। मैं सच कह रहा हूँ। हमें तो बंसीलाल फ़ोन पर काम करने को बोलता है। बदमाश हड़बड़ा कर कह उठा। मिलना कम होता है। क्या मालूम इस वक्त वो किस ठिकाने पर? मालूम है तुम्हें? इसकी जान बंसीलाल क्यों लेना चाहता है? देवराज चौहान का स्वर सर्द हो गया। नहीं, हम तो काम करते हैं, इधर उधर की पूछताछ नहीं कर। उसी पल देवराज चौहान का हाथ उठा और उसकी गर्दन पर पड़ा। कमरे में हड्डी टूटने की मध्यम सी आवाज़ें आई और गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। दूसरे ही पल वो नीचे जा गिरा। हे भगवान! जगमोहन ने जिस बदमाश को दबा रखा था भय में डूबा तड़प उठा। भगवान के लिए मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो, फिर कभी तुम लोगों को नजर भी नहीं आऊँगा मुझे। तभी देवराज चौहान का इशारा पाकर नीचे दबा रखे बदमाश की गर्दन पर जगमोहन ने हथेली की साइड का तीव्र वार किया। बदमाश के शरीर को झटका लगा। गर्दन की हड्डी टूटने का स्वर एक बार फिर वहां गूंजा। उसके बाद वो शांत पड़ गया। दोनों लाशों को बाथरूम में, देवराज चौहान ने कहना चाहा। उसी वक्त दरवाजे पर थपथपाहट पड़ी। सब सतर्क नजर आने लगे। एक दूसरे को देखा। जगमोहन ने फुर्ती से पास पड़ी लाश की कमीज के कॉलर को पकड़कर उसे घसीटता हुआ अटैच्ड बाथरूम की तरफ ले गया। नगीना ने भी इसी तरह दूसरे बदमाश की लाश को घसीटकर बाथरूम में डाला। जगमोहन और थापर लाशों के साथ बाथरूम में बंद हो गए। तभी दरवाजे पर पुनः थाप पड़ी। नगीना आगे बढ़ी और बंद दरवाजे के पास पहुंची। कौन? मैडम, वेटर, आपका ऑर्डर लाया हूँ। नगीना ने दरवाज़ा खोला। वो सतर्क थी। बाहर वेटर ही था। उसने भीतर प्रवेश किया और आगे बढ़कर टेबल पर ट्रे में से सामान निकाल कर रखा। जब चाय बनाने लगा तो नगीना ने शांत स्वर में कहा, तुम जाओ, हम बना लेंगे। यस मैडम। कहने के साथ ही वेटर ने सामान छोड़ा और ट्रे थामे बाहर निकल गया। नगीना ने दरवाज़ा बंद किया। थापर और जगमान बाथरूम से बाहर निकले। वो पुनः इकट्ठे बैठे। नगीना ने चाय तैयार करके सबके आगे रखी। जगमोहन, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, तुम लंच पर जॉर्ज से मिल लेना। वो मिंटो रेट के रेस्टोरेंट में मिलेगा। कह देना मुझे कोई काम पड़ गया इसलिए सिर्फ तुम ही आए। आप कहाँ जा रहे हैं? नगीना के होठों से निकला। मुंबई। देवराज चौहान ने नगीना की आंखों में देखा। बंसीलाल को देखना पड़ेगा। वो आसानी से थापर का पीछा नहीं छोड़ेगा। जो गोवा तक अपने आदमी भेज सकता है, मतलब कि वो पीछे नहीं हटेगा। तुम अकेले जाओगे? थापर ने पूछा। हाँ, मैं अभी निकल जाना चाहता हूँ। यहाँ जो काम है वो आज के दिन में जगमोहन पूरा कर लेगा। वैसे भी इस होटल में रुक पाना संभव नहीं। यहाँ 2 लाशें हैं और हमारे चेहरे कईयों ने देखे। देवराज चौहान ने कहा। तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं। थापर होठ भींचे कह उठा। बंसी लाल अपने आप में ताकत रखता है। नेताओं का हाथ तो उसकी पीठ पर है ही। खतरनाक लोगों की फौज भी है उसके पास। तुम अपना ध्यान रखना थापर।
देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मेरी बात को शायद तुम हल्के में ले रहे हो कि बंसीलाल वास्तव में बहुत खतरनाक। मैं बहुत गंभीर हूँ था पर मैंने तुम्हारी बात को गंभीरता से लिया है। तुमने सोच समझ कर ही बंसीलाल के बारे में मुझसे बात की है। इसी से मैं समझ चुका हूँ कि बंसीलाल दमखम वाला इंसान है, वरना तुम मेरे पास नहीं आते। देवराज चौहान ने थापर को देखा। इस बारे में निश्चिंत रहो। मुंबई जाओगे? थापर ने पहलू बदला। हाँ, मेरे साथ चलो। मैं भी वापस मुंबई नहीं। ऐसे मामलों से मैं तुम्हें दूरी रखना चाहता हूँ। नगीना और जगमोहन की नज़रें मिली। तुम जगमोहन के साथ मुंबई पहुंच जाना। कहने के बाद देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। वहाँ बंगले पर ही रहना। मैं तुम्हें कभी भी फ़ोन कर सकता हूँ। जगमोहन ने सहमति से सिर हिला दिया। बंसीलाल को कहाँ तलाश करोगे? कि ऐसे लोगों को तलाश करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत भरी मुस्कान उभर आई। ऐसे लोग कभी भी छिपकर नहीं रह सकते था पर मैं आसानी से उसे ढूंढ लूंगा। उस लड़की का नाम तुमने दिव्या बताया, जिसका अपहरण करने के बाद बलात्कार और फिर उसकी जान ले ली। हाँ, दिव्या ही नाम था उसका। कहते हुए थापर के होठ बिछ गए। मेरे ख्याल में मेरे साथ रहने में कोई हर्ज नहीं। नगीना क्या उठी। आप मुझे साथ लें। मैं ज़रूरत नहीं समझता। कहने के साथ ही देवराज चांद उठ खड़ा हुआ। थापर होठ बीचे कठोर सी निगाहों से देवराज चांद को देख रहा था। बंसीलाल के आदमी तुम पर निगाह रख रहे हैं और मुंबई से गोवा तक तुम्हारे पीछे पीछे आए। देवराज चौहान ने थापर को देखा। मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि कोई मेरे पीछे ना आए। थापर ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। शायद मैं चूक गया उन्हें पहचानने में। बंसी भाई, अपन गोवा से बोलता है। राधे श्याम। गोवा? राधे श्याम के कानों में बंसीलाल की आवाज़ पड़ी। तुम गोवा कैसे पहुंच गए? तुम तो थापर पर नज़र रख रहे थे। उसको ख़त्म करने का काम तेरे हवाले किया था। ठीक बोला बंसी भाई। अपन थापर के पीछे ही मुंबई से गोवा आया। चंद पलों के लिए बंसीलाल की आवाज़ नहीं आई। राधे श्याम 50 बरस का व्यक्ति था। सादी कमीज पैंट पहन रखी थी। आंखों में वैशी भाव हमेशा ही छाए रहते थे। सिर के बाल पूरी तरह काले थे और चेहरे का रंग भी काला जैसा ही था। बंसी भाई, राधेश्याम बोला। आवाज़ नहीं आई। सुन रहा हूँ, बोलो, पूरी बात बताओ। बंसीलाल की शांत आवाज़ कानों में पड़ी। रात को थापर अचानक ही पीछे वाले रास्ते से कार पर निकला। साथ में से ड्राइवर था। उधर मैं नज़र रख रहा था। मेरे साथ अब्दुल और रमेश थे। हमने सोचा ये मौका अच्छा है, रास्ते में उसे साफ कर देंगे। लेकिन थापर तो मुंबई छोड़कर गोवा की तरफ चल पड़ा। उसने हमें मौका ही नहीं दिया कि उस पर वार कर सके। बहुत परेशानी से पूरे रास्ते हम उस पर नज़र रखते आए, लेकिन गोवा में अब्दुल और रमेश का मर्डर हो गया। क्या? बंसीलाल के शांत स्वर में एकाएक तेजी आ गई। क्या बोला तू? अब्दुल रमेश का मर्डर हो गया बंसी भाई। थापर का मामला उलझ गया लगता है। सब कुछ बता। बंसीलाल के तेज स्वर में अब दिलचस्पी के भाव महसूस होने लगे थे। बंसी भाई, राधे श्याम ने जल्दी से कहा। थापर सीधा गोवा के सी व्यू होटल में पहुंचा। हम तो पीछे ही थे। हमने यही सोचा कि वो होटल में कमरा लेगा। अब्दुल और रमेश को होटल की लॉबी में ठहरने को बोलकर मैं थापर पर निगाह रखने लगा। उसने वहाँ कमरा नहीं लिया। 5वीं मंजिल पर एक कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि वो वहाँ किसी से मिलने आए। जो भी हो, मेरे को मौका अच्छा लगा। मैंने अब्दुल और रमेश को उस कमरे में भेज दिया कि वो थापर को गोली मार दें। राधे श्याम के खामोश होते ही बंसीलाल की आवाज़ कानों में पड़ी। आगे बोल। मैं अब्दुल और रमेश के बाहर आने का इंतज़ार करता रहा, उस 5वीं मंजिल वाले कमरे से। 2-4 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं था, लेकिन वो बाहर नहीं आए। भीतर के हालातों का मुझे पता नहीं, इसलिए मैं वहाँ भीतर नहीं जा सकता था। राधे श्याम की आवाज़ में सख्ती आ गई थी। घंटे भर बाद मैंने एक युवक जैसी व्यक्ति को कंधे पर एयर बैग लटकाए बाहर निकलते देखा। वो होटल के पीछे वाले रास्ते से चुपचाप निकला और फिर होटल की पार्किंग में मौजूद कार में बैठकर चला गया। तभी मैंने थापर को देखा, जो पार्किंग में अपनी कार में बैठ रहा था। मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। ये लोग बाहर निकल रहे हैं, जबकि अब्दुल रमेश को बाहर निकलना चाहिए था। उस वक्त मुझे लगा कि अब्दुल रमेश को देखना चाहिए कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। मैं वापस होटल में गया तो उस कमरे में एक युवक और युवती को निकलते देखा। साथ में वेटर था, सामान उठाए हुए। वे होटल खाली कर रहे थे। जब वो लिफ्ट में चले गए तो मैंने उस कमरे में जाकर देखा। बाथरूम में अब्दुल और रमेश की लाशें पड़ी थी। ओह! मैं फ़ौरन समझ गया कि अब्दुल रमेश को ख़त्म कर दिया। मैं उसी वक्त रिसेप्शन पर गया। वो युवक और युवती होटल से बाहर निकल रहे थे। सामान उन्होंने पार्किंग में खड़ी कार में डाला और चल पड़े। मेरी तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर भी मैं पार्किंग में खड़ी अपनी कार में बैठकर उनके पीछे चल दिया। वो दोनों कार में कुछ दुकानों पर घूमते खरीदारी करते रहे। फिर एक सुनसान जगह पर कार रोककर दोनों ने हिप्पी जोड़े का मेकअप किया और वापस सी व्यू होटल में आकर कमरा ले लिया। बहुत खूब। बंसीलाल का स्वर कानों में पड़ा। बंसी भाई, बोलो क्या करना है। मैंने 5वीं मंजिल वाले कमरे के बारे में मालूम किया। वो कमरा मिसेज एंड मिस्टर सुरेन पाल के नाम पर था। सुरेन पाल? ये नाम तो कभी नहीं सुना।
अभी तुम्हारे मुंह से सुना है। करना क्या है बंसी भाई? उस युवक युवती को पकड़ो और उनका मुंह खुलवाओ कि वो थापर के क्या लगते हैं। अब्दुल रमेश की क्यों और कैसे मारा गया? थापर कहाँ मिलेगा? वो युवक जैसा व्यक्ति कौन है जो होटल के पीछे से निकल गया था? बंसी भाई, राधे श्याम के होठों से तेज स्वर निकला। मैं एक हूँ 10 नहीं, और मेरे हाथ 2 हैं 20 नहीं। मुझ अकेले के बस का नहीं है ये काम करना। अब्दुल रमेश होते तो निपट जाता ये काम। गोवा में अपना डेविड नहीं है क्या? बंसीलाल का सख्त सख्त सर उसके कानों में पड़ा। फ़ोन मारो उसे, वो अपने आदमी लेकर आएगा और जब भी वो दोनों बाहर निकले पकड़ लेना। डेविड ये काम करेगा क्या? मेरा नाम लेना, उसका बाप भी करेगा। काम के बाद सारी खबर मुझे देना। ठीक है। कहने के साथ ही राधे श्याम ने लाइन काटी और डेविड के नंबर मिलाने लगा। तब दिन के 12:30 बज रहे थे कि होटल में हिप्पी जोड़े के रूप में आकर ठहरने के पश्चात जगमोहन और रंगीना ने चाय पी। लंच का वक्त होने वाला था। जगमोहन घड़ी पर निगाह मारकर बोला, भाभी, लंच का वक्त हो रहा है। मिंटो रोड के रेस्टोरेंट में लंच पर जान जॉर्ज हमारा इंतज़ार करेगा। अगर अभी निकल चलें तो ठीक रहेगा, वक्त रहते वहाँ पहुँच जाएंगे। मुझे कोई एतराज़ नहीं, नगीना बोली। अभी तक बाथरूम में मौजूद लाशों के बारे में पता नहीं चला, वरना अब तक होटल में हंगामा मच गया होता। होटल के सफाई कर्मचारी दिन में कभी भी वो कमरा साफ कर कभी भी वो कमरा साफ करेंगे, तब लाशों के बारे में पता चलेगा। मुझे देवराज चौहान की चिंता हो रही है। थापर के मुताबिक बंसीलाल खतरनाक गैंगस्टर है। नगीना एकाएक क्या उठी। वो देवराज चौहान पर भारी भी पड़ सकता है। देवराज चौहान की तुम फिक्र मत करो। जॉर्ज वाला काम खत्म करके हम आज शाम ही मुंबई के लिए निकल लेंगे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। जगमोहन ने रिसीवर उठाया। हेलो। क्षणिक चुप्पी के बाद आवाज़ आई, जगमोहन। जॉर्ज। जगमोहन के ऑटो से निकला। हाँ। तुमने कैसे फ़ोन किया? मुलाकात के लिए वक्त और जगह हम तय कर चुके हैं। सब कुछ फिक्स हो चुका है। मैं यहाँ से निकलने ही वाला था। देवराज चौहान से बात कराओगे? वो नहीं है, बात बोलो। जगमोहन के माथे पर बल नजर आने लगे। कुछ खामोशी के बाद जॉर्ज की आवाज़ आई। सी व्यू होटल के 22 नंबर कमरे में उस वक्त? हाँ। पहले 501 नंबर कमरे में थे? हाँ। लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? मुंबई के बंसीलाल से तुम्हारा या देवराज चौहान का झगड़ा हुआ है, जो गोवा में उसके 2 आदमियों को मार डाला? तुम्हें कैसे पता चला? जगमोहन के होठ सिकुड़ गए। अभी तो शायद उन दोनों की लाशें भी नहीं मिली। मतलब कि मेरी बात सच है? बंसीलाल के साथ तुम लोगों का झगड़ा? हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, मिलने पर बात बताऊंगा। तुम बताओगे क्या कहना चाहते हो? कुछ देर पहले मैं डेविड के यहाँ था। वो मेरी पहचान वाला है। काम धंधे के सिलसिले में हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती रहती है। डेविड के पास बंसीलाल के आदमी राधेश्याम का फ़ोन आया। उसने बताया कि वो अपने 2 आदमियों के साथ मुंबई से गोवा आया, किसी थापर के पीछे। थापर सी वी के 5वीं मंजिल के कमरे में गया। राधेश्याम के 2 आदमी थापर को ख़त्म करने के लिए उसके कमरे में गए। और जॉर्ज बताता चला गया। जगमोहन वो सब बातें जानता था, परंतु शांति से जॉर्ज को सुनता रहा। मैं जानता था कि तुम लोग वहाँ ठहरे हो। ये काम तुम लोगों का हो सकता है, जॉर्ज पुनः बोला, जो कि सही बात। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? नगीना की निगाह जगमोहन पर पड़ी। राधे श्याम ने डेविड को बताया था। बाद में यूं ही डेविड ने मुझसे बात की, तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया कि अगर वास्तव में तुम लोग ही हो तो आवाज़ में पहचान लूँगा, और पहचान लिया। जगमोहन खामोश रहा। तुम्हारे साथ कोई लड़की भी है? हाँ। तुम दोनों भारी खतरे में हो। बंसीलाल के आदमी ने डेविड की सहायता ली है तुम दोनों को पकड़ने के लिए। बचना आसान नहीं है। डेविड और उसके आदमी काम पूरा करना जानते हैं। जॉर्ज की गंभीर आवाज़ जगमोहन के कानों में पड़ रही थी। वो लोग होटल के इर्द गिर्द ढेरा डाल चुके हैं अब तक। जब भी बाहर निकलोगे वो लोग तुम दोनों का अपहरण कर लेंगे। जगमोहन के दांत भिज गए। मैंने तुम्हें इसलिए खबर दी कि सावधान हो जाओ। देवराज चौहान ने एक बार मुझे बचाया था, मैं भूल नहीं सकता। सावधान करने का शुक्रिया। जगमोहन का स्वर सख्त था। डेविड के हाथों तुम बच नहीं सकते। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। कैसे बचाओगे? इस वक्त किसी झगड़े में ना पड़कर मुंबई पहुँचना मेरे लिए ज़रूरी है। हमारी बातचीत तो बाद में भी हो जाएगी। मैं मुंबई आ जाऊँगा। जॉर्ज का सर कानों में पड़ रहा था। जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना। अभी तुम लोगों के पास पुलिस आएगी। चुपचाप दोनों पुलिस के साथ चले जाना। वो लोग तुम लोगों पर कोई भी इल्ज़ाम लगाए परवाह मत करना। रात को तुम थाने से निकल जाओगे। क्या मतलब? जो मैंने कहा है वो तुम समझ गए? हाँ, लेकिन रात को मिलेंगे, बाकी बातें तब होंगी। इसके साथ ही दूसरी तरफ से जॉर्ज ने लाइन काट दी। होठ पीछे जगमोहन ने रिसीवर रखा। क्या हुआ? नगीना ने पूछा। जगमोहन ने सारी बात बताई। मैं पहले ही कह रही थी कि बंसीलाल मुझे खतरनाक आदमी लगा है। नगीना का स्वर सख्त होता चला गया। वो नहीं बताता तो बंसीलाल के कहने पर डेविड देर सवेर हमें पकड़ ही लेता। जगमोहन के होठ बिचे रहे। मेरे ख्याल में हमारे पास डेविड की बात मान लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। नगीना ने पुनः कहा, कुछ घंटे पुलिस के पास रहकर डेविड से बच सकते हैं। जॉर्ज रात को हमें पुलिस के पास से निकाल लेगा।
जॉर्ज ने ऐसा ही कहा था। जॉर्ज, जगमोहन के होठ खुले। वो वास्तव में ऐसा कर लेगा? नगीना ने जगमोहन को देखा। कहीं ऐसा ना हो कि हम पुलिस के पास ही फंसे रह जाएं। जॉर्ज समझदार और दमखम वाला आदमी है। गोवा में उसकी पहुंच है। जगमोहन ने कहा, उसने जो कहा है वो काम तो वो अवश्य कर देगा। करीब 1:30 बजे उनके दरवाजे पर थपथपाहट हुई। जगमोहन और नगीना की नजरें मिली। पुलिस होगी, नगीना ने कहा, मैं देखती हूँ। इसके साथ ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। दोनों इस वक्त हिप्पी के हुलिये में थे। कौन है? दरवाजे के पास पहुंचकर नगीना ने पूछा। पुलिस। नगीना ने दरवाज़ा खोला। सामने एक इंस्पेक्टर को 2 हवलदारों के साथ खड़े पाया। होटल का असिस्टेंट मैनेजर भी साथ था। कहिए। नगीना ने शांत भाव से उन्हें देखा। कहने ही आए हैं। इंस्पेक्टर ने भीतर प्रवेश करते हुए नगीना को घूरा। तुम हिप्पियों ने गोवा को बदनाम कर रखा है। गोवा को ड्रग्स का ठिकाना बनाते जा रहे हो। क्या मतलब? जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। इंस्पेक्टर ने जगमोहन को घूरा। तभी असिस्टेंट मैनेजर आगे बढ़ता हुआ मुलायम स्वर में कह उठा, सर, ये कहते हैं आप दोनों ड्रग्स का धंधा करते हैं। आप लोगों के पास ड्रग्स है। मैंने बहुत समझाया कि आप शरीफ लोग हैं, लेकिन माने नहीं है। मुझे इनके साथ आना पड़ा। पागल है ये पुलिस वाला। जगमोहन ने इंस्पेक्टर को घूरा। हम नशा करने वाले इप्पी नहीं हैं, हम। सुना। इंस्पेक्टर ने दोनों हवलदारों से व्यंग्य से कहा, यह नशा करने वाले इप्पी नहीं है। ठीक ही तो कह रहा है सर। हवलदार कड़वे सर में कहा उठा। यह नशा करने वाले नहीं, कराने वाला हिप्पी है। गोवा के बाहर से ड्रग्स लाकर ऊंची कीमत पर बेचता है, धंधा करता है। बकवास मत करो, हम घुमक्कड़ हिप्पी हैं। नगीना क्या उठी, शरीफ हिप्पी हैं। सर, दूसरा हवलदार मुस्कुराया, ये तो शरीफ हिप्पी हैं, हमें गलत खबर मिली है। लगता है तलाशी लेनी ही पड़ेगी। इंस्पेक्टर व्यंग्य से बोला। अच्छी तरह तलाशी लेना। दोनों हवलदार तुरंत कमरे की और सामान की तलाशी में लग गए। इंस्पेक्टर ने असिस्टेंट मैनेजर को देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है, इनके पास ड्रग्स मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता इंस्पेक्टर साहब। मैं चेहरे देखकर बता सकता हूँ कि ये शरीफ लोग हैं। देखते रहो, इंस्पेक्टर ने कड़वे सर में कहा। मैंने बड़े बड़े शरीफों से ड्रग्स बरामद कर लिए, ये दोनों तो कुछ भी नहीं। इसके साथ ही इंस्पेक्टर कमरे में टहलने लगा। तलाशी जारी थी। जगमोहन और नगीना अपनी जगह पर खड़े थे। तुम दोनों के कपड़ों की भी तलाशी ली जाएगी। हो सकता है ड्रग्स तुम लोगों ने अपने पास ही छुपा रखी हो। एक बार तो मैंने एक हिप्पी के पेट से सील बंद ड्रग्स के छोटे छोटे पैकेट निकाले थे। वो तुम दोनों से भी शरीफ लग रहा था। देखते जाओ, सब सामने आ जाएगा। इंस्पेक्टर टहलते हुए जगमोहन के पास जाकर ठिठका और ऊपरी जेब से छोटा सा लिफाफा निकाला। उसमें चिम्मच भर पाउडर स्पष्ट नजर आ रहा था। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। इंस्पेक्टर के असिस्टेंट मैनेजर की तरफ पीट थी, वो नहीं देख पाया। ये है ड्रग्स जो तुम्हारे पास से मिलने जा रही है। इंस्पेक्टर ने धीमे स्वर में कहा। क्या मतलब? तुम दोनों खुद को गिरफ्तार समझो, मतलब थाने में पहुंचकर समझना। तुम हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। जगमोहन ने दांत भिज गए। इंस्पेक्टर ने होंठ सिकोड़कर उसे देखा, फिर धीमे स्वर में कह उठा, जॉर्ज कह रहा था कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन मुझे तो बेवकूफ़ लग रहे हो। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। क्या इरादा है? ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जॉर्ज को बोल दूंगा कि तुमने ऐसा करने से मना कर दिया। जो मन में आए करो। जगमोहन ने बेमन से कहा। ड्रग्स बरामद करूँ? कर लो। फौरन मान लेना कि ड्रग्स तुम्हारी है। बात को लंबी खींचने की कोशिश मत करना। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। इंस्पेक्टर हथेली में पैकेट दबाए उसके पास से हट गया। यह देखो। कहने के साथ ही इंस्पेक्टर जल्दी से आगे बढ़ा और उसके सामान में हाथ मार कर कह उठा, यह रही ड्रग्स। इसके साथ ही उसने हाथ में पकड़ा छोटा सा लिफाफा सबको दिखाया। फिर लिफाफा खोलता हुआ बोला, मैं तो पहले ही कहता था कि ड्रग्स बरामद कर लूँगा। लिफाफा खोलकर उसे सूंघा, फिर क्या उठा, उम्दा किस्म की स्मैक है, ले चलो इन्हें। बाकी की बात थाने में पूछेंगे कि कहाँ से ये ड्रग्स लाते हैं और किन लोगों को बेचते हैं। ये गलत है। नगीना क्या उठी। मैं। चुप रहो तुम। इंस्पेक्टर ने उसे घूरा। तुम्हारा साथी मान चुका है कि ये उसकी है। नगीना ने जगमोहन को देखा। अपने इस्तेमाल के लिए ये मैंने रखी थी। जगमोहन ने धीमे स्वर में कहा। इंस्पेक्टर होटल के असिस्टेंट मैनेजर की तरफ पलटा। भविष्य में तुम कभी भी ये मत कहना कि तुम चेहरे देखकर शरीफों को पहचान जाते हो। तुम्हारे होटल में लोग ड्रग्स के साथ ठहरते हैं। सुबह के अखबार में ये बात छप गई तो ऐसा मत कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब। मैं। चुप कर। इस मामले में तेरे बयान भी दर्ज करने हैं। फुर्सत में आऊँगा बात करने। मुझे तो लगता है कि तुम लोग ही होटल में ड्रग्स का काम करवाते हो। इंस्पेक्टर ने सख्त स्वर में कहा। फिर हवलदारों ने कहा, इन दोनों के साथ साथ इनका सामान भी ले चलो। अब ये यहाँ कहाँ आ पाएंगे? हथकड़ी डाल दो इन्हें। जगमोहन और नगीना थाने के लॉकअप में बंद थे। शाम के 4 बज रहे थे। इंस्पेक्टर ने हवलदार के साथ लॉकअप में ही लंच भिजवा दिया था। अभी तक उनसे ना तो किसी तरह की पूछताछ की गई थी और ना ही कोई रिपोर्ट वगैरह लिखी गई थी। यूं थाने में सामान्य हलचल थी। बातें करने वालों की मध्यम सी आवाज़ें बराबर सुनाई दे रही थी। बगल के लॉकअप में कोई शराबी बंद था, जो कि रह रहकर नशे का झटका लगते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था।
शाम को 5 बजे उन्हें यहाँ लाने वाला इंस्पेक्टर उनके पास आया। मज़े कर रहे हो? इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। जगमोहन और नगीना ने उसे देखा, कहा कुछ नहीं। डेविड से तुम लोगों की क्या दुश्मनी है? इंस्पेक्टर पुनः बोला। डेविड? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। हाँ, गोवा में तो जाना पहचाना नाम है उसका। इंस्पेक्टर के चेहरे पर छाई मुस्कुराहट हट गई। वो मेरे को 50,000 रुपये देने को कह रहा था कि तुम लोगों को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दूँ। मैं जानता हूँ कि वो 50,000 तुम दोनों को छुड़ाने को नहीं दे रहा है। उसकी आवाज़ से ये बात तो जाहिर हो रही थी। जगमोहन और नगीना की नज़रें मिली। क्या दुश्मनी पाल ली डेविड से? ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम्हें बताने की ज़रूरत पड़े, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। जॉर्ज ने मुझे यही कहा था कि तुम लोगों ने डेविड से पंगा ले लिया है। होटल के बाहर वो और उसके आदमी तुम दोनों के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए दिन भर के लिए तुम्हें थाने में रख लूँ। तुम जो भी जानना चाहते हो जॉर्ज से पूछ लेना, वो जो ठीक समझेगा तुम्हें बता देगा। इंस्पेक्टर होठ सिकोड़े जगमोहन को देखने लगा। ये काम करने के बदले तुमने जॉर्ज से क्या लिया? कुछ भी नहीं, इंस्पेक्टर ने मुंह बनाया। वो मुझे कभी कुछ नहीं देता, अपना काम करवा लेता है। मैंने उसकी बहन से शादी कर रखी है, अब तो 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन तुम लोग सतर्क रहना। डेविड की आवाज़ से लग रहा था कि वो तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं। इसके साथ ही इंस्पेक्टर चला गया। नगीना के होठों पर शांत मुस्कान ना चुकी। गोवा से निकल गए तो डेविड का मामला वही खत्म हो जाएगा, नगीना बोली। वो सिर्फ बंसी लाल के कहने पर काम कर रहा है। मेरे ख्याल से आज रात गोवा से निकल जाएंगे। सब कुछ जॉर्ज के ऊपर निर्भर है कि इस काम में वो कितनी सतर्कता इस्तेमाल करता है, जगमोहन ने कहा। जॉर्ज सारे हालातों से वाकिफ है। नगीना ने जगमोहन को देखा। मेरे ख्याल में वो सोच समझ कर काम करेगा। थापर भी अजीब सी मुसीबत ले आया हमारे सामने। वो आया और हमारा चैन उड़ गया। जगमोहन के चेहरे के भाव देखकर नगीना के होठों पर गहरी मुस्कान छा गई। रात के 11 बज रहे होंगे जब इंस्पेक्टर उनके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान स्पष्ट नजर आ रही थी। उसके हाव भाव बता रहे थे कि अगर उसे नींद लेने का मौका मिला तो 10 घंटे से पहले उठेगा नहीं। मैं तो 8 बजे ही घर चला जाता हूँ, फिर सुबह ही आता हूँ नींद के बाद। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा। आज तुम लोगों के कारण मुझे यहाँ पड़े रहना पड़ा। पुलिस स्टेशन के बाद डेविड के आदमी फैले। तुम लोगों का इंतज़ार है उन्हें। डेविड की 1 लाख रुपए की ऑफ़र दे मुझ तक आ चुकी है कि तुम दोनों को जेल से बाहर निकाल दूँ। कोई और वक्त होता तो मैंने उसकी बात 50,000 में ही मान लेनी थी। अब इसलिए नहीं मान रहे कि हमारे पीछे जॉर्ज है? जगमोहन मुस्कुरा उठा। हाँ, कभी कभी समझदारी की बात कर देते हो। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। जॉर्ज का फ़ोन आया था अभी कि तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल कर बिग फायर पर पहुँचा दूँ। बिग फायर? हाँ, उस जगह को बिग फायर कहा जाता है। अंग्रेज़ों के ज़माने में पुर्तगालियों के खिलाफ उस जगह पर 6 दिन लगातार देश के जियालों ने उनसे टक्कर ली थी। अब उस जगह का नाम बिगड़ते बिगड़ते बिग फायर हो गया। पहले जाने क्या था? सुनो, अभी हवलदार आकर यह ताला खोलता है, तभी यहाँ लाइट चली जाएगी। 2 ही हवलदार तुम लोगों को पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में खड़ी जिप्सी तक ले जाएगा। सॉरी, वही हवलदार। तुम दोनों जिप्सी के फर्श पर लेट जाना, सिर उठाकर बाहर झाँकने की कोशिश मत करना, वरना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। डेविड के आदमी बाहर हैं, समझदारी से काम लेना। इस काम के लिए सिर्फ 1.5-2 मिनट मिलेंगे तुम दोनों को। लाइट में ये काम 20-25 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है, समझ गए? फिर लाइट आ जाएगी, यूँ समझो कि चालू कर दी जाएगी। इंस्पेक्टर समझाने वाले ढंग से कहे जा रहा था। उसके बाद 10 मिनट तक जिप्सी तक कोई नहीं आएगा। ऐसा सिर्फ सावधानी के नाते किया जाएगा। देखने वालों को सबको सामान्य लगेगा। फिर वही हवलदार अकेला आएगा, जिप्सी में बैठेगा और ड्राइव करके तुम लोगों को भी जिप्सी के साथ बाहर लेता चला जाएगा, समझ गए? हाँ। जिप्सी थाने के बाहर भी निकल जाए तो बैठे रहना। मुसीबत का कभी पता नहीं चलता कि कब आ जाए। अगर तुम अपना दिमाग कानून के हक में लगाओ तो देश को कितना फ़ायदा हो, नगीना बोली। इंस्पेक्टर ने नगीना को देखा, फिर मुस्कुरा पड़ा। अगर हम कुछ करके ना दिखाएं तो सरकार ये वर्दी उतार लेती है। इंस्पेक्टर क्या उठा। आसान नहीं है इस वर्दी को पहनकर संभाले रखना। काम करने पर ही वर्दी संभली रहती है। हवलदार भर्ती हुआ था, आज इंस्पेक्टर हूँ। यूं ही इंस्पेक्टर की कुर्सी पर नहीं पहुँच गया। बहुत कुछ करना पड़ता है, बच्ची हो, नहीं समझ पाओगी पुलिस वालों के काम को। जवाब में नगीना मुस्कुरा कर रह गई। हवलदार को भेजो कि लॉकअप का ताला खोले, जगमोहन ने कहा। वैसे तुम लोगों ने अपने बारे में नहीं बताया कि तुम लोग कौन हो, नाम और जॉर्ज से ये बात नहीं पूछी? नहीं, उससे पूछना, वो बता देगा, जगमोहन ने सामान्य स्वर में कहा। इंस्पेक्टर ने जगमोहन को घूरा, फिर पलटकर खामोशी से चला गया।
सड़क के किनारे खड़े जगमोहन और नगीना पुलिस जिप्सी को तब तक देखते रहे जब तक कि पुलिस जिप्सी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। सब ठीक रहा था। वो दोनों बिग फायर पर पहुंच गए थे। इंस्पेक्टर उन्होंने बहुत सावधानी और अच्छे तरीके से पुलिस स्टेशन से निकाला था। जॉर्ज ने अच्छा काम किया, जगमोहन बोला। नगीना की नज़रें अंधेरे में फिरने लगी। जॉर्ज खुद नज़र नहीं आ रहा, नगीना ने कहा। जगमोहन ने भी हर तरफ देखा। ये चौराहे जैसी जगह थी लेकिन तंग सड़कें थी। स्पष्ट था कि वो इस वक्त पुराने गोवा में थे। दूर फुटपाथ पर एक चाय वाला नजर आ रहा था। वहाँ दो तीन लोग बैठे चाय पी रहे थे। पास में ही पान वाले का टूटा फूटा सा खोखा था। उसने मोमबत्ती जला रखी थी। बंद दुकानों में से किसी किसी दुकान के बाहर बल्ब जल रहा था, वरना यहाँ तो स्ट्रीट लाइट भी गुम थी। इतनी देर में उनके सामने से अभी तक एक पुरानी सी कार निकली। हमें सतर्क रहना चाहिए, नगीना बोली। जॉर्ज नज़र नहीं आ रहा, उसे यहीं होना चाहिए। अगर वो यहाँ नहीं है तो समझो खतरा हमारे सर पर है। फिक्र मत करो भाभी। जगमोहन का हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर जा पहुंचा। मैं तभी उनके कानों में जूतों की मध्यम सी आवाज़ पड़ी। दोनों फुर्ती से पलटे। जगमोहन के हाथ में रिवॉल्वर आ चुकी थी, लेकिन दूसरे ही पल जिस्म में उठा तनाव ढीला पड़ता चला गया। अंधेरे में भी उसने स्पष्ट पहचाना। पास आने वाला जॉर्ज ही था, जो कि पीछे के गहरे अंधेरे से निकलकर उनके पास आ पहुंचा था। कौन है ये? नगीना बोली। जॉर्ज। करीब पहुंचकर जॉर्ज ठिठका। तुम दोनों को ठीक पाकर मुझे खुशी हुई, जॉर्ज ने गंभीर स्वर में कहा। अंधेरे में क्यों छुपे हुए थे? जगमोहन ने रिवॉल्वर जेब में डालते हुए पूछा। ये देखने के लिए कि डेविड या उसके आदमी पीछे पीछे तो नहीं आ गए, जॉर्ज ने पहले जैसे स्वर में कहा। मेरे ख्याल में सब ठीक है। डेविड को नहीं पता कि तुम लोग यहाँ हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। देवराज चौहान ने एक बार बचाया था मुझे। उसकी एवज में मैं ऐसा काम 20 बार भी कर सकूँ तो कम है। मेरे ख्याल से दोबारा तुम्हें ऐसी तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जगमोहन ने गहरी सांस ली। ज़रूरत ही ना पड़े तो अच्छा है। देवराज चौहान कहाँ है? वो दिन में ही मुंबई चला गया, काम खास आ गया था, जगमोहन ने कहा। मैंने ही लंच पर तुमसे मिलना था। ये लड़की कौन है? इसके बारे में कोई सवाल मत पूछो जॉर्ज। अच्छी बात है, कहते हुए जॉर्ज ने सिर हिलाया। डेविड और उसके आदमी शिकारी कुत्तों की तरह तुम लोगों के पीछे हैं। डेविड मौका नहीं चूकना चाहता और बंसीलाल को दिखा देना चाहता है कि उसने उसके लिए कुछ किया है। ऐसे में अच्छा यही है कि तुम लोग फ़ौरन गोवा से निकल जाओ। डेविड कभी भी जान सकता है कि तुम लोग पुलिस स्टेशन से निकल गए। हमारे यहाँ से निकलने का इंतज़ाम कर दो जॉर्ज। इंतज़ाम हुआ पड़ा है, आओ। कहने के साथ ही जॉर्ज पलट गया। जगमोहन और नगीना उसके पीछे चल पड़े। जॉर्ज उन्हें लेकर एक गली में प्रवेश कर गया। गली ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। उनके चलने की मध्यम सी आवाज़ें वहाँ गूंज रही थीं। गली के दोनों तरफ छोटे छोटे मकान बने थे। जब गली समाप्त हुई तो सामने सड़क नजर आई। वहाँ से इक्का दुक्का ट्रैफिक निकल रहा था, वैसे अंधेरा था। वो सामने कार खड़ी है। डेविड और उसके आदमी तुम दोनों को इसी रूप में पहचानेंगे। राधे श्याम असली रूप में भी तुम लोगों को पहचान सकता है, इसलिए उसके सामने पड़ने के चांसेस कम हैं। कार में तुम दोनों के लिए कपड़े हैं, मेकअप उतार कर चेंज कर लो। फिर इसी कार में मुंबई निकल जाना। कार कहीं भी छोड़ देना, चोरी की है। जगमोहन ने नगीना को देखा। भाभी, पहले तुम चेंज कर लो, मेकअप उतार लो। नगीना बिना बिना कुछ कहे कार की तरफ बढ़ गई और उसने कार में बैठकर दरवाज़ा बंद कर लिया। तुम्हारा कोई भाई भी है? जॉर्ज ने पूछा। क्यों? तुमने इस लड़की को भाभी बोला। जॉर्ज ने अंधेरे में उसे देखा। जगमोहन के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। आदत है। क्या भाभी बोलने की आदत है? मतलब कि तुम सब लड़कियों को भाभी बोलते हो? जॉर्ज के स्वर में तीखापन आ गया। सबको नहीं, किसी किसी को। जॉर्ज ने अंधेरे में जगमोहन को घूरा, फिर मुस्कुरा पड़ा। वो समझ गया कि जगमोहन बात को टाल रहा है, उसकी बात का स्पष्ट जवाब नहीं देना चाहता। मुंबई में बंसीलाल उस वक्त अपने बार एंड रेस्टोरेंट में मौजूद था। शाम के 8 बज रहे थे। वहाँ बढ़ रही भीड़ को देखकर बंसीलाल के चेहरे पर तसल्ली के भाव उभरे हुए थे। उसका बार एंड रेस्टोरेंट ऊंची सोसाइटी में लोकप्रिय था और वो यहाँ कभी भी ऐसा कोई शोर शराबा नहीं होने देता था कि जिससे लोग आने में परहेज करें। तभी बार एंड रेस्टोरेंट के मैनेजर ने पास आकर कहा, बंसी भाई, गोवा से राधे श्याम का फ़ोन है, वो लाइन पर है। कौन से फ़ोन पर लाइन है? बंसीलाल ने उसे देखा। आपके ऑफिस में। बंसीलाल फौरन अपने ऑफिस में पहुंचा और कुर्सी पर बैठते हुए रिसीवर उठाया। राधे श्याम। बंसी भाई, राधे श्याम का सर कानों में पड़ा। वो लड़का और लड़की जो हिप्पी बनकर होटल में जा ठहरे थे, उन्हें दिन में ड्रग्स के मामले में पुलिस गिरफ्तार करके थाने में ले गई। तो बंसीलाल के माथे पर बल पड़े। वो दोनों पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद हैं। डेविड क्या कर रहा है? बंसीलाल उखड़े सर में कह उठा। वो और उसके आदमी मेरे साथी हैं। वो अकल से काम लो राधे श्याम। डेविड से कहो कि उन्हें पुलिस स्टेशन से निकलवा कर। डेविड ने कोशिश की
इंस्पेक्टर को पैसे का लालच दिया, लेकिन वो उन दोनों को नहीं छोड़ रहा। बंसीलाल के होंठ सिकुड़ गए। राधेश्याम, बंसीलाल एक एक शब्द चबाकर कह उठा। पैसे लेकर पुलिस वाला उन दोनों को लॉकअप से बाहर निकालने को तैयार नहीं तो समझो उन दोनों ने ज़्यादा पैसा उस पुलिस वाले को दिया। क्या मतलब? मतलब कि वो दोनों जान चुके हैं कि तुम लोग उनके पीछे हो, उन्हें पकड़ना चाहते हो। ऐसे में उन्होंने खुद को बचाने का इंतज़ाम कर लिया, पुलिस को बुलाकर, पुलिस को खिलाकर। परवाह नहीं बंसी भाई, ऐसा है तो ऐसा है तो अभी वो दोनों नहीं बचेंगे। कब तक थाने में रहेंगे? कभी तो बाहर निकलेंगे। या फिर सुबह इंस्पेक्टर उन दोनों को कोर्ट में पेश करने ले जाएगा तो रास्ते में मेरे ख्याल में वो दोनों तुम लोगों के हाथ नहीं आएंगे। बंसीलाल ने कहा। पुलिस वाला उनकी सहायता कर रहा है, तुम लोगों से वो उसे बचा रहा है, तो वो बचा ले जाएगा। ऐसा नहीं होगा बंसी भाई, हम मेरे ख्याल में तो ऐसा ही होना चाहिए। बंसीलाल ने सोच भरे स्वर में कहा। तुमने दिन में बताया था कि होटल सीयू की पार्किंग से वो युवक कार में बैठ। बताओ। युवक वाली कार का रंग ब्राउन है, वो इंडिका कार है, और थापर की विदेशी रंग की सफ़ेद लंबी कार है। उस युवक का हुलिया बताओ। राधे श्याम ने देवराज चौहान का हुलिया बता दिया। सुरेंद्र पाल के नाम से कमरा बुक था। मालूम किया सुरेंद्र पाल कौन है? यह युवक था, वो जो लड़की के साथ लॉकअप में। वक्त ही कहाँ मिला ये सब जानने का। डेविड के साथ काम पर लग गया था। राधे श्याम की आवाज़ कानों में पड़ी। वैसे कमरा मिसेज एंड मिस्टर सुरेंद्र पाल के नाम से बुक था। लॉकअप वाला ही सुरेंद्र पाल हो। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं बंसी भाई? कोई खास बात? तुम डेविड के साथ उन दोनों पर ध्यान रखो, बंसीलाल ने गंभीर स्वर में कहा। थापर और उस युवक को मैं देखता हूँ। शायद वो गोवा से मुंबई आ रहे हों। ऐसा हुआ तो उनके मुंबई पहुँचने में भी 2-4 घंटे बाकी हैं। थापर का वापस आना मेरी मेरी नज़रों में ज़रूरी है। उसकी मौजूदगी में होटल के कमरे में 2 हत्याएं हुई। ऐसे में वो गोवा में ठहरना पसंद नहीं करेगा। शायद दूसरा भी मुंबई आ रहा है। थापर अवश्य खास काम के लिए ही गोवा गया, वरना चोरी छिपे वो रात को गोवा की तरफ रवाना नहीं होता, वो भी सिर्फ एक ड्राइवर के साथ। राधे श्याम की तरफ से आवाज़ नहीं आई। तुम डेविड के साथ उन दोनों पर ध्यान दो। डेविड से बात कर लो बंसी भाई, वो पास में है। उसे कहो पहले ठीक से मेरा काम करे, तब बात करूंगा। कहने के साथ ही बंसीलाल ने रिसीवर रख दिया। बंसीलाल ने सामने बैठे दोनों व्यक्तियों को देखा। एक की उम्र 35 थी, दूसरे की 50। दोनों की क्रूरता के दूसरे चेहरे लग रहे थे। वो कमीज पैंट में थे। भीतर आते ही दोनों कुर्सियों पर बैठ गए थे। बंसीलाल इन दोनों को अपने बेहतर निशानेबाज बांधता था। दोनों जिस काम के लिए निकलते थे पूरा करके ही आते थे। 35 उम्र वाले को डोसा कहते थे और 50 वाले को बाटला। बंसीलाल ने उन दोनों पर निगाह मारकर सिगरेट सुलगाई। हमें बुलाया तो किसी खास बंदे को ही साफ कराना होगा। डोसा मुस्कुराया। उसके आगे के 2 दांत नजर आने लगे, जिससे वो और भी खतरनाक लगने लगा था। बोलो बंसी भाई, बाटला क्या उठा, किसका नंबर लगाना? गोवा से दोपहर की चली 2 कारें अगले 2-3 घंटों में मुंबई में प्रवेश कर सकती हैं। यकीन तो नहीं, लेकिन इस बात की आशा है कि ऐसा हो। मैं तुम्हें उन दोनों व्यक्तियों के हुलिये और कारों के रंग बता देता हूँ। गोवा से आकर मुंबई में प्रवेश करने वाले रास्तों पर अपने आदमी लगवा दो। खुद भी वहीं रहो। इन दोनों को पकड़ना है। अगर ज़्यादा मुसीबत बन जाए तो बेशक ख़त्म कर देना। इनको आप जिंदा चाहते हैं? डोसा फिर उसी अंदाज में मुस्कुरा पड़ा। यही तो बोला बंसी भाई ने। बाटला ने अपने बाल खुशलाए। ठीक है, ये दोनों जिंदा ही मिलेंगे बंसी भाई को। हमारे लिए भला कौन मुसीबत बनेगा। जब काम हो जाए तो मेरे को मोबाइल पर खबर कर देना, बंसीलाल ने गंभीर स्वर में कहा। मुर्गी को मुर्गों को ले जाना कहाँ है? यहीं ले आना। बेसमेंट में उन्हें रख लेंगे, रात में यहीं पर हूँ। चल बाटला। डोसा खड़े होते हुए कह उठा। आदमी इकट्ठे करके काम पे लगते हैं। बाटला खड़ा हो गया। उन दोनों के बाहर निकलने के बाद बंसीलाल ने सिगरेट एस्ट्रे में डाली और कुर्सी की पुष्ट में सिर लगा लिया। उसकी खुली आंखों में सोच के भाव थे। साहब, एकाएक ड्राइवर कह उठा। 2 कारें हमारे पीछे लग गई हैं। थापर ने फौरन पलटकर पीछे देखा। तीव्र हेडलाइट की रोशनी से पल भर के लिए उसकी आंखें चौंधी आ गईं। कब से ये पीछे हैं? थापर होड़ पीछे कह उठा। 2-3 मिनट पहले मुझे लगा था कि ये कारें हमारे पीछे हैं, तब हमने मुंबई में प्रवेश किया था, ड्राइवर बोला। जब विश्वास हो गया तो मैंने ये बात आपसे कही। थापर समझ चुका था कि ये हर हाल में बंसीलाल के आदमी ही होंगे। पीछे लगी कारों से पीछा चढ़ाओ। जी। तभी सामने से आती कार की तीव्र हेडलाइट चमकी। वो कार ठीक सड़क के बीच थी। ड्राइवर ने सामने आती कार की साइड से बचकर निकलने की कोशिश की तो वो कार भी उस तरफ आ गई। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगा दी। पहिए चीखे। तीव्र झटके के साथ कार रुक गई। थापर के शरीर को तीव्र झटका लगा।
कार रुकने पर वो संभला। उसने सब कुछ देख लिया था और समझ चुका था कि बहुत सोच समझकर उसे घेरा गया है। साहब जी, ड्राइवर ने घबरा कर कहा, ये लोग चुप रहो, मैं देख रहा हूँ। पीछे वाली कारें भी पीछे आ रुकी थी। तीनों कारों से 11 आदमी उतरे और फुर्ती के साथ कार को घेर लिया। 7-8 के हाथों में रिवॉल्वर दबी थी। उनमें दोसा भी था। दोसा आगे बढ़ा और थापर की कार का पीछे वाला दरवाज़ा खोला और थापर की कमीज़ का कॉलर पकड़कर बाहर खींच लिया। वहाँ के हालातों को देखकर थापर समझ चुका था कि वो बचाव में कुछ नहीं कर सकता। गोवा की हवा खाकर आ रहा है, वह कहकर दोसा मुस्कुराया तो हेडलाइट की रोशनी में उसके आगे के टूटे दांत चमके। थापर होठ भींचे उसे देखता रहा। आते जाते वाहनों के लिए सड़क पर जगह थी। इधर हो रहे मामले को कारों से निकलने वाले लोग भांप रहे थे, परंतु वो रुककर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते थे। क्यों बे? दोसा ने कार में बैठे ड्राइवर से सख्त स्वर में कहा। गोवा कैसा लगा? बहुत अच्छा। ड्राइवर ने सूखे ऑटो पर जीप फेरी। तेरा मालिक कौन है, थापर या सुरेंद्र पाल? ड्राइवर कुछ समझा नहीं, परंतु उसके होंठों से निकला, थापर साहब मेरे मालिक हैं। तेरे से ये जवाब पूछता, जवाब मिलने में वक्त लग सकता था। इधर वक्त फालतू का नहीं है। मेरे को मालूम करना था कि मैंने गलत बंदे को तो नहीं पकड़ा। फिर दोसा अपने आदमियों से बोला, इसके हाथ पांव बांधकर कार के पीछे वाली सीट पर डाल दो। सिर्फ एक कार चलाने के लिए यहाँ रहो, बाकी अपने रास्ते पर जाओ और खा पी कर मौज करो। चार ने झपट कर थापर को पकड़ा और खींचते हुए पीछे वाली कार की तरफ ले गए। 10:30 बजे थे जब देवराज चौहान ने कार को मुंबई स्थित अपने बंगले के पोर्च में ले जा रोका। दिन भर के सफ़र से वो थकान महसूस कर रहा था। लॉक खोलकर बंगले में प्रवेश किया और लाइटें ऑन करने के पश्चात सीधा बाथरूम में जा पहुंचा। 15 मिनट बाद ही नहा धोकर दूसरे कपड़े पहन चुका था। उसके बाद किचन में पहुंचकर चाय बनाई और घूंट भरता हुआ ड्राइंग हॉल में आ गया। उसकी सोचों में बासा बंसीलाल था, जो थापर के पीछे पड़ा था, जिसने मासूम लड़की का अपहरण किया, उससे बलात्कार करता रहा, फिर उसकी हत्या कर दी। देवराज चौहान की निगाहों में ऐसी हरकत करने वाले को जिंदा रहना गलत था। देवराज चौहान को एक बार सबसे ज़रूरी काम बंसीलाल को ख़त्म करना लग रहा था। चाय समाप्ति के बाद वो फौरन बंसीलाल के लिए निकल जाना चाहता था। देवा, इस शब्द के साथ ही देवराज चौहान चौंका। हाथ में पकड़ा चाय का प्याला छलका। उसे टेबल पर रखकर देवराज चौहान तुरंत खड़ा हो गया। निगाह हर तरफ घूमी, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। मुझे ढूंढ रहा है देवा, आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। फकीर बाबा? देवराज चौहान के होठों से निकला। पेशीराम? हाँ देवा, वही शांत स्वर पुनः कानों में पड़ा। पेशीराम हूँ मैं। जानता तो तू पहचान लेगा। सामने आओ पेशीराम, तुम दिखाई नहीं दे रहे। देवराज चौहान अभी तक खुद पर काबू नहीं पा सका था। वो इस वक्त अपनी ही उलझनों में था। फकीर बाबा तो उसकी सोचों से, जहन से कोसों दूर था। अभी मैं अपने शरीर के साथ तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। फकीर बाबा की आवाज़ सुनाई दी। मैं इस वक्त तपस्या में हूँ। चंद दिनों में मेरी तपस्या पूर्ण हो जाएगी। अगर मजबूरी ना होती तो मैं अपनी तपस्या के कुछ हिस्से में विघ्न डालकर आत्मा के रूप में तुम्हारे सामने ना आता। देवराज चौहान अब समझने लगा था। ऐसी क्या मजबूरी आ गई पेशीराम? देवराज चौहान बोला। 3 जन्मों से मैं भटक रहा हूँ, मुझ पर दया करो देवा। गुरुवर के शाम से मुझे मुक्ति दिलाओ। देवराज चौहान कुछ नहीं कह सका। मिन्नो से दोस्ती कर लो। तुम दोनों की दोस्ती से मैं गुरुवर के शाप से मुक्त हो जाऊंगा। आने वाले स्वर में दर्द के भाव आ गए थे। कभी 3 जन्म पहले मैंने ही तुम दोनों में दुश्मनी की बुनियाद डाली थी और पेशीराम, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, मोना चौधरी से मैं दोस्ती कर सकता हूँ। तुम्हारी तकलीफ का एहसास है मुझे, लेकिन हालात कभी ऐसे नहीं हुए कि मैं तुम्हारी बात पूरी कर सकूँ। हालातों पर तो तुम काबू पा लेते हो देवा, सहन शक्ति है तुम में। मेरी खातिर मिन्नों से दोस्ती करके मुझे गुरुवर के शाप से मुक्ति दिला दो। मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा, तुम भी मेरा भला करो। मैं कोशिश करूँगा पेशीराम। कोशिश नहीं, वायदा करो। मैंने तुम्हारी हमेशा इज्जत की है, अब भी करता हूँ। देवराज चौहान गंभीर था। लेकिन ऐसा वायदा मुझसे मत लो जिसका अंत मुझे खुद भी पता नहीं। अंधेरे में बैठकर मैं वायदा नहीं करता। इधर मैं तुमसे वायदा करूं और उधर मोना चौधरी मेरी गर्दन काटने पर आ जाए, ये गलत बात होगी। तुम्हें याद होगा पेशीराम की आखिरी मुलाकात में मोना चौधरी ने क्या कहा था? यही कि एक बार वो तुम्हें हराएगी, उसके बाद ही वो दोस्ती के लिए सोचेगी। ऐसे में तुमसे कैसे वायदा कर सकता हूँ कि मोना चौधरी के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगा? कुछ पलों के लिए पेशीराम की आवाज़ नहीं आई। अजीब सी चुप्पी छा गई वहाँ। मेरी एक बात तो मान सकता है देवा? पेशीराम की आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। कैसी बात? इस वक्त तू जो कर रहा है वो काम छोड़ दे। देवराज चौहान के माथे पर बल उभरे, चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। मैं क्या कर रहा हूँ पेशीराम?
बंसीलाल के पीछे पड़ गया तो इस काम से हट जा। बंसीलाल से कुछ मत कह। क्यों? सवाल मत पूछ देवा। तेरे से एक छोटी सी बात कही है वो मान ले। एकाएक देवराज चौहान का चेहरा सख्त होता चला गया। नहीं पेशीराम, मैं तेरी ये बात किसी भी हाल में नहीं मान सकता। बंसीलाल जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, जो मासूमों को इज्जत और जान से खेलता फिरे। दरिंदा है वो, मैं उसे। देवा, फकीर बाबा की आवाज़ उसे सुनाई दी। बुरे की गाड़ी ज़्यादा देर नहीं चलती, तो इस काम से पीछे हट जा। कोई दूसरा देर सवेर में बंसीलाल को उसकी करनी के फल की सज़ा दे देगा। नहीं पेशीराम, मैं किसी दूसरे का इंतज़ार नहीं करूँगा। देवराज चौहान का चेहरा कठोर हुआ पड़ा था। मैंने मन में ये बात रख ली है कि बंसीलाल को ख़त्म करना है, उसे ख़त्म करके ही रहूँगा। मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं। मैं जानता था देवा। कानों में पड़ने वाला पेशीराम का सर अब गंभीर हो गया था। तू मेरी बात नहीं मानेगा। ये तेरा नहीं, वक्त का फेर है। मेरा जन्म तुझे चैन से नहीं बैठने देगा। मुझे 3 जन्म पहले के कर्म खाए जा रहे हैं। बात पूरी होने से पहले ही बिखर जाती है। मैं समझा नहीं पेशीराम। जब मैं ही नहीं समझा ये कर्मों और जन्मों का चक्कर, तो फिर तू क्या समझेगा? हर जन्म में इंसान भागता फिरता है। पूछो कि क्यों भाग रहा है तो कहता है मालूम नहीं क्यों। क्या पाने को भाग रहा है स्वयं उसे भी नहीं पता। जिसे पता उसकी कोई सुनता नहीं। मैं तो तुमसे और मिन्नों से 3 जन्म पहले गुरुवर से जो श्राप मिला था उससे मुक्ति दिलाने को कितनी बार कह चुका हूँ। तुम दोनों दोस्ती कर लो तो मेरे अगले जन्म की राहें आसान हो जाएंगी। लेकिन क्यों मानेगा कोई पेशीराम की बात? मैं हुई क्या? गांव गांव घूमकर हाथ में पेटी थामे लोगों की हजामत बनाता था। जो खाने को देता था खा लेता था। दोपहर में सोने को किसी ने चारपाई दे दी तो पेड़ के नीचे बिछाकर कुछ देर सुस्ता लेता। ऐसे में ठाकुर विश्राम सिंह का बेटा मेरी बात क्यों मानेगा? मैं कोई ऊंची जात का तो नहीं पेशीराम। देवराज चौहान के होठों से निकला। ऐसा मत कहो। तुम मेरी निगाहों में क्या अहमियत रखते हो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। एक तुम ही तो हो जिसकी वजह से मैं अगले 3 जन्मों पहले के माँ बाप भाई बहन अन्य परिवार वालों से मिल सका। पूरा गांव तिलिस्म में कैद था, उन्हें आज़ाद करा। तुम्हारे परिवार वाले आज भी तेरा इंतज़ार कर रहे हैं देवा। पेशीराम का गंभीर स्वर सुनाई दिया। तुम उनसे कहकर आए आए थे कि सारा तिलिस्म तोड़कर वापस आओगे। हाँ, लेकिन लेकिन उनके पास नहीं पहुंच सके। मिन्नो भी नहीं पहुंची अपने पूर्व जन्म के परिवार के पास। सब वायदा कर गए, कोई तो वापस नहीं आया। वो लोग मेरे से पूछते हैं जब कभी वहां से गुजरता हूँ, लेकिन उन्हें क्या समझाऊं कि कर्मों की बात, अभी पूर्ण मिलन का वक्त नहीं। पेशीराम, देवराज चौहान क्या उठा। तुमने कहा था तुम मुझे पूर्व जन्मों के बारे में। हाँ, तुम्हें ही नहीं मिन्नो को भी बताऊंगा। जग्गू को, नीलिम नील सिंह को, परसू को, बाकी सबको भी पूर्व जन्मों की सब बातें बताऊं कि क्या हुआ था जो तुमसे और मिन्नों में जन्मों जन्मों की दुश्मनी की नींव पड़ी। क्यों गुरुवर ने मुझे श्राप दिया। उसके बाद लोग उसके बाद लोग कौन कौन से जन्म में गए, वहाँ क्या क्या किया। हर जन्म में तुम और मिन्नो किस तरह दुश्मनी की परंपरा कायम रख रहे हो। पेशीराम का व्याकुल सा स्वर देवराज के कानों में पड़ रहा था। लेकिन अभी सितारों की दशा ठीक नहीं है। तुम नहीं समझ रहे उस तूफान के गुब्बार को जो मुझे नजर तुम नहीं देख रहे उस तूफान के गुब्बार को जो मुझे नजर आ रहा है देवा। मान लो देवा, बंसीलाल को। तुम ये बात मानने के लिए मुझे क्यों जोर दे रहे हो? एकाएक देवराज चौहान क्या उठा। इसलिए कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो आगे चलकर बहुत भयानक अंजाम का जिम्मेवार बनेगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, बंसीलाल को अपनी सोचों से नहीं निकाला, तो बहुत जल्द मिन्नों से तुम्हारा भयानक टकराव होगा। उसी टकराव को रोकने के लिए तो मैं पीछे हटने को कह रहा हूँ। देवराज चौहान का चेहरा और भी कठोर पड़ गया। बंसीलाल के काम में मोना चौधरी कहाँ से आ गई पेशीराम? यही तो सितारों का खेल है देवा। पेशीराम की आवाज़ में गहरी सांस लेने के भाव थे, जिसे आम इंसान नहीं समझ सकता। ये सितारे ही हैं जो अच्छा बुरा करते हैं। वो तुम्हारी और मिन्नू की दुश्मनी को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि ये करना उनका काम है। नई बातें नहीं होंगी तो वक्त का पहिया रुक जाएगा। ऐसा हो जाना सितारों को पसंद नहीं आता। इसलिए वो वक्त का पहिया अपनी ताकत से चलाए रहते हैं। लेकिन जानता है देवा क्या, तेरी और मिन्नो की लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा होगा। अगर तुम दोनों में से एक भी मर गया तो फिर मुझे तुम दोनों के अगले जन्म का इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब कि गुरुवर के श्राप में जकड़े एक जीवन मुझे और निकालना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मिन्नो के साथ तुम्हारा झगड़ा हो। तुम दोनों दोस्ती करो और मुझे गुरुवर के श्राप से मुक्ति दिलाओ। पेशीराम,
देवराज चौहान का सर सपाट हो गया। बंसीलाल को मैं खत्म करूंगा तो मैं ही करूंगा। उस दरिंदे को सजा देने में पीछे नहीं हटूंगा। अगर बीच में मोना चौधरी आती है तो ये उसकी गलती होगी, किसी की गलती नहीं है। पेशीराम की आवाज़ आई। सब सितारे करवा रहे। ठीक है देवा, चलता हूँ। तुमसे कुछ कहने आया था परंतु मेरी बात नहीं मानी तुमने। देवराज चौहान के होठ बिचे रहे। कुछ पल खामोशी में बीत गए। पेशीराम, देवराज चौहान ने पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। देवराज चौहान समझ गया कि पेशीराम की आत्मा जा चुकी है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और चेहरे पर गंभीरता समेटे सोफा चेयर पर बैठ गया। पेशीराम ने बताया कि मोना चौधरी से उसकी बहुत जल्द टक्कर होने वाली है। ये कोई ठीक बात नहीं थी। जब जब भी मोना चौधरी से टक्कर हुई, उसे और मोना चौधरी को भारी नुकसान और खतरों का सामना करना पड़ा था। इस टक्कर से बचने का एकमात्र यही रास्ता था कि वो बंसीलाल का पीछा छोड़ दे। यही कहा था पेशीराम ने। और देवराज चौहान अब कदम उठाने के बाद कदम को वापस नहीं खींच सकता था। बंसीलाल को खत्म करने की सोच चुका था वो। देवराज चौहान ने बंसीलाल की तलाश के लिए अभी निकलना था, लेकिन अचानक ही थकान हावी होती महसूस हुई। सिगरेट समाप्त करके देवराज चौहान आराम करने की सोचकर सोफे पर ही टांगे फैलाकर लेट गया। जहन से पेशीराम के शब्द टकरा रहे थे। कुछ देर बाद देवराज चौहान नींद में जा डूबा। बंसीलाल ने कुर्सी पर बंधे थापर पर निगाह मारी, फिर पास खड़े दोसा से बोला, तुमने अच्छा काम किया बंसी भाई। उसने दांत फाड़े तो टूटे दांत नजर आने लगे। मैंने कौन सा काम बुरा किया है वो बताना। बाटला अभी तक नहीं आया, लगता है यहाँ का रास्ता भूल गया होगा। बंसीलाल की निगाह पुनः थापर पर जा टिकी। ये थापर है, दोसा बोला। हो सकता है बाटला सुरेंद्र पाल को ले आए। तुम जाओ दोसा, मुझे इससे बात करनी है। बंसीलाल ने दोसा को देखा। बाहर इंतज़ार करूं? नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं है। इसकी लाश ठिकाने लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या? इसके लिए आदमी है मेरे पास। ठीक है, जब मेरी ज़रूरत नहीं तो मैं वहाँ क्यों रहूँ? कल मिलूँगा बंसी भाई। कहने के साथ ही दोसा पलटा और पीछे नज़र आ रहे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर वो बाहर निकल गया। दरवाजे पर से एक आदमी ने भीतर झाँका। दरवाज़ा बंद कर दो, कोई भीतर ना आए। दरवाज़ा बंद हो गया। ये जगह बार एंड रेस्टोरेंट के बेसमेंट में थी, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को खबर नहीं थी। कुर्सी पर बंधा पड़ा था पर कठोर निगाहों से बंसीलाल को देख रहा था। बंसीलाल ने सिगरेट सुलगाई और सामने पड़ा कुर्सी पर बैठ गया। तुमने गोवा में मेरे 2 आदमियों को मारा, बंसीलाल बोला। और तुम्हारे 4 आदमी मारे गए। थापर देखता रहा बंसीलाल को। मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। बंसीलाल का स्वर शांत था। फिर तुमने अपने 2 आदमी मेरी जान लेने के लिए क्यों भेजे? मुझ जैसे गैंगस्टर से तो तुम्हें दूर रहना चाहिए। शहर के शरीफ हो तुम। तुमने दिव्या का अपहरण किया, उसकी इज्जत लूटी, उसकी हत्या की। तुम जैसे इंसान को दिव्या? बंसीलाल के होंठ सिकुड़े। ये कौन है? उसका पिता मेरे पास काम करता है और मैं अपने आदमियों को अपना दोस्त मानता हूँ। उनका दुख मेरा दुख है। बेशक दुख मनाओ, मैं ऐसा करने को रोक नहीं रहा। लेकिन ये दिव्या कौन है? सच में मैं नहीं जानता। ये वही लड़की थी जो मौका पाकर तुम्हारी कैद से भाग निकली थी। जब तुम्हारे आदमियों के हाथ नहीं आई तो उसे खत्म कर दिया गया। थापर कड़वे स्वर में कह उठा। समझा, बंसीलाल ने सिर हिलाया। समझ गया। तुम किसकी बात कर रहे हो? वो अच्छी लड़की थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो तभी उस पर दिल आ गया था। मालूम किया कि वो कहीं पर 1500 में नौकरी कर रही है। मैंने उसे ज़बरदस्ती बुलवाकर रेस्टोरेंट में 5000 की नौकरी की ऑफ़र दी, ये सोचकर कि उसे नोट मिलते रहेंगे और मेरा दिल बहलता रहेगा। लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं मानी। मैंने उसे सोचने के लिए एक दिन का वक्त भी दिया, तब भी नहीं मानी तो उठवा लिया मैंने उसे। जो चीज़ मेरी निगाहों में चढ़ जाए तो उसे मैं छोड़ता नहीं। कहते हुए मुस्करा पड़ा। बंसीलाल यूं ही नहीं कहते मुझे। थापर के दांत भिज गए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बंसीलाल देखे हैं, तुम मुझ जैसा नहीं देखा होगा। बंसीलाल के चेहरे पर फैरी मुस्कान में क्रूरता आ गई। खैर छोड़ो, ये तो समझ में आ गया कि तुम क्यों मेरे पीछे पड़े। लेकिन ये सुरेंद्र पाल कौन है? थापर ने खा जाने वाली नज़रों से बंसीलाल को देखा। मुझे कैद करके तुम बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। थापर गुर्रा उठा। मैं आम लोगों में से नहीं हूँ जिन्हें तुम कैद कर लेते हो, अपनी मनमानी करते हो। मैं खूब, बंसीलाल ने उसी लहजे में कहा। तुम कोई खास क्वालिटी के हो क्या? क्या क्या है तुम में खास चीज़? मुझे भी बताओ। शायद मैंने वो चीज़ कभी ना देखी। किसी दूसरे ग्रह से आए हो क्या? थापर ने कुछ नहीं कहा। चेहरे पर मौत भरी मुस्कान फैल गई। तुम सुरेंद्र पाल के बारे में बता रहे थे। तुम्हारे 4 आदमी मर गए। मेरे आदमी तुम्हारे पीछे थे। ऐसे में तुम रात को चुपके से अकेले ही निकल कर गोवा जा पहुंचे। यानी कि सुरेंद्र पाल कोई खास ही है जिससे मिलने के लिए तुमने इतना बड़ा खतरा उठाया। इस बात का भी डर नहीं रहा कि रास्ते में मेरे आदमी तुम्हें मार सकते हैं। गोवा पहुंचते ही तुम सुरेंद्र पाल के पास गए, मेरे आदमी पीछे गए तुम्हें खत्म करने के लिए। लेकिन
होटल के कमरे में उन्हें खत्म कर दिया गया। किसने मारा उन दोनों को, तुमने या सुरेंद्रपाल ने? थापर खतरनाक निगाहों से बंसीलाल को देखता रहा। वैसे सुरेंद्रपाल है कौन सा? वो जो होटल के कमरे में पहले निकला था, वो जो, या फिर वो जो लड़की के साथ अभी भी गोवा में है? होटल से जो पहले निकला था। थापर के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। वो तुमसे जल्दी मिलेगा। अच्छा, बंसीलाल हौले से हंसा। ये तो मुसीबत वाली बात कर दी। वैसे कौन है ये? सुरेंद्रपाल का नाम मैंने कभी नहीं सुना। ये उसका असली नाम नहीं है। असली नाम क्या है? वो खुद ही तुम्हारे पास अगर अपने बारे में तुम्हें बताएगा। हम्म। बंसीलाल कुर्सी से उठा और पीठ पर हाथ बांधे टहलने लगा। बहुत काम की बातें बताई। ठीक है, उससे भी मिल लूंगा। वैसे वो मेरे बारे में जानता है ना कि मैं कितना खतरनाक हूँ। वो इन सब बातों की परवाह नहीं करता। थापर ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा। थापर को देखते हुए बंसीलाल के होठों पर मुस्कान फैल गई। तुमने सुरेन पाल के बारे में मुझे बताकर गलत किया कि वो मेरी गर्दन काटने का इरादा रखता है। बंसीलाल क्या होगा? अब मैं और भी सतर्क हो जाऊंगा। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और मेरे आदमी उसे पकड़ लेंगे। कोशिश करके देख लो। मैंने तुम्हें यूं ही नहीं उसके बारे में बताया बंसीलाल। बंसीलाल ने थापर की आंखों में झांका। कोई गैंगस्टर है सुरेंद्रपाल? नहीं। अंडरवर्ल्ड का कोई बड़ा है? नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, तो फिर मुझे उसकी परवाह करने की ज़रूरत ही क्यों है? जवाब में थापर के होठों पर कहर से भरी मुस्कान तिलक उठी। मैंने तो नहीं कहा तुम उनकी परवाह करो। तुम खुद ही उसकी परवाह करने लगे हो, थापर ने व्यंग से कहा। बहुत विश्वास के साथ मुझे धमकी भरी बातें कर रहे हो। अब की बार बंसीलाल के चेहरे के साथ साथ उसकी आवाज़ भी कठोर हो गई। वैसे तो मैंने पक्के तौर पर अपना मन बना रखा था कि तुमसे पूछताछ करके रात ही में तुम्हें खत्म करवाकर तुम्हारी लाश किसी नाले में डलवा दूंगा। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरा इरादा बदल गया। पहले मैं तुम्हारा विश्वास तोड़ूंगा, उसके बाद तुम्हें खत्म करूंगा। और तुम्हारा विश्वास टूटेगा सुरेंद्रपाल की लाश देखकर, उसकी लाश के टुकड़े देखकर, जिसके दम पर तुम बड़ी बड़ी बातें कर। बंसीलाल सीधा अपने ऑफिस में पहुंचा। फ़ोन की बेल बज रही थी। चेहरे पर कठोरता के भाव समेटे बंसीलाल कुर्सी पर बैठा और रिसीवर उठा लिया। हेलो। बाटला बोलता है भाई। बाटला का स्वर कानों में पड़ा। बोलो। बहुत वक्त हो गया, लेकिन सुरेन पाल या उसकी कार नज़र नहीं आई। या तो वो पहले ही मुंबई आ पहुंचा है या फिर गोवा में ही है। इधर को नहीं आया। बंसीलाल ने घड़ी देखी और फिर सोच भरे स्वर में कहा, कुछ देर और देखो। मेरे पास पक्की खबर है कि सुरेन पाल गोवा से मुंबई के लिए दिन में चला था। ठीक है, मैं अभी और देखता हूँ। बंसीलाल ने रिसीवर रख दिया। चेहरा कठोर हुआ पड़ा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं पहली चोट के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।